हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दो, जय हिंद जय सी लिखकर। जल्दी दोस्तों, जल्दी से उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी और धीरे धीरे तबीयत ठीक होती जाएगी तो एनर्जी भी जबरदस्त हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी डाउन है। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 के अंदर 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। आज हम पहली यूनिट चालू करेंगे, पहली यूनिट चालू करेंगे। भाई साहब एनर्जी पूरी नहीं है, कृपया करके बहुत ध्यान लगा के समझना इन चीजों को, ठीक है? बिल्कुल अलर्ट होके एक बार मुझे थम्स अप का इशारा दे दो। आपके इशारे को मैं समझ जाऊंगा, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। इशारों को अगर समझो। हाँ मनमीत भाई, बिल्कुल। हाँ संदीप, सबसे पहले डिमांड फॉर मनी समझाऊंगा, ठीक है? ओके ठीक है जी दोस्त। हाँ श्वेताक्षी, मेरा फेस बता रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है दोस्त। चलो जी, थम्स अप का इशारा बच्चों की तरफ से आ गया है। बिल्कुल, मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूं दोस्त। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 8, मनी मार्केट चैप्टर है। अगेन ये चैप्टर भी आपका 10 नंबर का है, 10 नंबरी चैप्टर है और इसमें सिर्फ 3 यूनिट्स हैं। पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर से थोड़ा हल्का है, ठीक है? तो दोस्तों हम कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड और इंपॉर्टेंट थ्योरीज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये पार्ट 1 ही है, वैसे इस पार्ट में ही सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। इस यूनिट को हम कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास में ये यूनिट 1 चैप्टर नंबर 8 की खत्म हो जाएगी। मनी डिमांड का मतलब होता है कैश डिमांड। सबसे पहले आप समझो, ठीक है? जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं लिख रहा हूं डिमांड फॉर मनी, देखो आपको समझना पड़ेगा मेरी लैंग्वेज के साथ साथ, या फिर मनी डिमांड, ठीक है जी? मनी डिमांड को कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ है एमडी, कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ है एमडी, कहीं कहीं लिखा हुआ है इसको एलआर। वो बाद में देखेंगे किसको क्या लिखा हुआ है। मनी डिमांड का मतलब होता है डिमांड फॉर कैश बैलेंस, कैश की डिमांड, रियल बैलेंस की डिमांड, कैश डिमांड। देखो भैया, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी टोटल वेल्थ या टोटल, मान लो तुम्हारे पास टोटल पैसा 100 रुपया है, तो तुम कुछ पैसे बैंक में रखोगे, जमा कराओगे बैंक में, या शेयर खरीद लोगे या बॉन्ड खरीद लोगे। कुछ पैसों के तुम बॉन्ड खरीद लेते हो, है ना? कुछ पैसा तुम्हें कैश चाहिए होता है, तो तुम कैश कितना रखना चाहते हो उसके बारे में चैप्टर है कि मनी की डिमांड कितनी करते हो, तुम टोटल अर्निंग में से कितना पैसा अपने पास कैश रखना पसंद करते हो, उसकी बात है। तो कैश की डिमांड के बारे में आपको 6 थ्योरीज करनी है। 6 थियरीज आर गिवन। 6 बंदों ने कुछ अपनी अलग अलग बातें बोली हैं। एक है क्लासिकल अप्रोच, जिसे बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये ग्रेजुएशन के कोर्स में भी रहती है, बीकॉम ऑनर्स। फिर है कैम्ब्रिज अप्रोच, केनेजियन थ्योरी है, फिर इन्वेंट्री अप्रोच है, फ्रेडमैन अप्रोच है, डिमांड फॉर मनी की फिर एक और अप्रोच है। 6 अप्रोच गिवन है दोस्तों। 6 में से सबसे पहले 3 पे फोकस करेंगे, 3 पढ़ने के बाद अगली 3 पे आएंगे, क्योंकि इन 3 अप्रोच को मैं कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है? स्टार्टिंग की 3 अप्रोच के बारे में आएंगे। देखो, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग अप्रोच दी हुई है, मनी डिमांड के ऊपर अपने अपने थॉट्स दिए हुए हैं। तो वो इकोनॉमिक्स में जो थॉट्स हैं वो समझनी है हमें। आज के टाइम में ये सारी थॉट्स ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में डाल दिए मनमीत, तो इसलिए आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इरविंग फिशर, देखो जी 6 है ना, पहले 3 देख लेते हैं। स्टार्टिंग की 3 ये लिखी हुई है। भाई साहब इरविंग फिशर एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने मनी डिमांड के ऊपर कमेंट किया। उन्होंने बोला कि हमें मनी की डिमांड क्यों करनी है, कैश क्यों चाहिए, तो उन्होंने एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी। इसमें वो बोलते थे हमें कैश चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए। यह बात समझ में आती है नहीं आती? ट्रांजैक्शंस पर्पस के लिए।
इरविंग फिशर की थ्योरी है, वो बोलते थे ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए कैश चाहिए, सामान खरीदना है, सामान बेचना है, इसलिए कैश चाहिए। अच्छा मनमीत, मेरी वॉइस ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, सही आ रही है क्या? एक बार बताओ जरा, वॉइस ठीक आ रही है तो थम्स अप करो, वॉइस कम करवाऊं, बताओ जरा। अच्छा वॉइस ज्यादा है, मैं उसको कंट्रोल करता हूं, कम करवाता हूं, ठीक है, कम करवाता हूं। अच्छा ठीक है, तो इरविंग फिशर एक इकोनॉमिस्ट है, वो बोलते थे हमें पैसा, कैश, मनी डिमांड क्यों करनी है? बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन। कुछ सामान खरीदने और बेचने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, सिंपल सी बात। फिर कैम्ब्रिज अप्रोच आई। दोस्तों ब्रिटेन के अंदर एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे इकोनॉमिस्टों ने अपनी मीटिंग बिठाई। इन सब इकोनॉमिस्टों ने बोला कि हमें मनी क्यों चाहिए होती है, कैश क्यों चाहिए होता है। इसके दो रीजन हैं, एक तो ट्रांजैक्शन यानी सामान खरीदना और बेचना होता है, बिल्कुल सही बात है, यह रीजन तो है ही। हमें कैश चाहिए यहां पर हैजिंग के लिए, यह क्या बोल दिया मैंने, हैजिंग मतलब सेफ्टी के लिए चाहिए, सेफ्टी को कहीं कहीं प्रिकॉशन भी बोला है। यानी एक तो हमारे को सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, यह बात तो समझ में आती है यहां से भी। दूसरा कहता है कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी ना हो जाए तो हमें हमारी सेफ्टी के लिए पैसा चाहिए। भाई कोई दुर्घटना हो जाए तो एकदम से पैसा कहां से लाएंगे, तो पहले से पैसा सेव करके रखते हैं हम, उस पैसे को हम दुर्घटना के टाइम के लिए बचा के रखते हैं। जैसे सरकार पब्लिक फाइनेंस के बजट में एक कॉन्टिजेंसी फंड बनाती है ना, कॉन्टिजेंसी फंड आप सब समझते हो, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए चाहिए, सेफ्टी के लिए चाहिए भैया, सामान खरीदने के लिए भी चाहिए और फ्यूचर में अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए भी चाहिए, है ना। किससे निपटने के लिए? अनसर्टेन सिचुएशन कोई आ जाए उससे निपटने के लिए चाहिए, ठीक है जी, ये बात है। फिर केन्स आए, केन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ डिमांड है, केन्स की थॉट। जब कैम्ब्रिज के अंदर ये थ्योरी लिखी गई, इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, केन्स भी थे वहां पर। फिर केन्स ने अपनी अलग से एक अप्रोच बनाई। केन्स कहते हैं हमारे को कैश क्यों चाहिए होता है, इसके तीन मोटे मोटे रीजन है। एक, सामान खरीदने के लिए कैश चाहिए होता है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। फिर हमें सेफ्टी यानी प्रिकॉशन के लिए कैश चाहिए होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमें सट्टा खेलने के लिए भी कैश चाहिए, सट्टा मतलब स्पेकुलेशन, मार्केट में शेयर बॉन्ड परचेज करने के लिए भी चाहिए। जुआ की बात नहीं कर रहा, एक होता है जुआ, जुए को इंग्लिश में बोलते हैं गैम्बलिंग, वो इलीगल एक्टिविटी है। एक होता है सट्टा, सट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं ध्रुव, स्पेकुलेशन, शेयर और बॉन्ड में पैसा लगाना स्पेकुलेशन होता है। तो कीन्स का कहना है थोड़ा मॉडर्न बनो, लोगों को तीन पर्पस के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो यहां पर कीन्स बोलते हैं मान लो अगर मेरे पास 100 रुपया है तो हो सकता है कि मैं 50 रुपए ट्रांजैक्शन के लिए रखूं, 20 रुपए सेफ्टी के लिए रखूं और 30 रुपया सट्टा खेलने के लिए रखूं। हो सकता है कि मैं, मेरे पर्पस डिफरेंट है पैसा रखने के। तो इन तीनों की थॉट तो तुम्हारे भेजे में एक बार में घुस गई होगी, बहुत आसान है, लेकिन मॉड्यूल ने इसको मुश्किल बनाया है। तो सबसे पहले ये वाली थ्योरी अप्रोच देखते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 अप्रोच तुम्हारे सामने आई है, देखो जी, हाँ, इसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच या फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, शॉर्ट में क्यूटीएम लिख दिया। इरविंग फिशर के द्वारा दी गई थी 1911 में। इरविंग फिशर ने किताब लिखी थी, किताब का नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इस किताब के अंदर इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दे दी थी। तो ये इरविंग फिशर क्या बोलते थे ये समझाता हूं। इन्होंने एक इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, या फिर अच्छा ये इक्वेशन ही थ्योरी है, इस थ्योरी को इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन अप्रोच भी बोलते हैं। तो दोस्तों क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के दो नाम और है, एक नाम है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इसका ही नाम है, एक नाम और है ट्रांजैक्शन अप्रोच। ये जो इक्वेशन है इसको एक्सप्लेन करना आ सकता है, यानी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये समझाता हूं। देखो दोस्तों इस इक्वेशन को समझते हैं। इन्होंने इक्वेशन दी, यही इक्वेशन समझनी और ये सब खत्म। एम बी इज इक्वल टू पी टी,
ठीक है जी, अब आपको समझाता हूं। देखो जी, टी का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, और पी का मतलब होता है प्राइस लेवल। ठीक है, इरविंग फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बोलते थे हमें पैसा किस लिए चाहिए, सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए, सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात कहते थे। कहते हैं ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहिए। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस, किसी चीज का प्राइस 10 रुपए है और आप उसके 5 ट्रांजैक्शन करते हो, तो 10 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, आपको 50 रुपीज चाहिए। बस यही बोलता था पूरी इकोनॉमी के बारे में। अगर एक इकोनॉमी के अंदर 5 ट्रांजैक्शन होते हैं, प्राइस 10 रुपए है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 50 रुपए चाहिए। ये हो गई, ये इक्वेशन हो गई मनी डिमांड की। ये साइड इतना पैसा चाहिए। अब जो पैसा आरबीआई हमारे देश में सप्लाई करता है उसे बोलते हैं एम, मनी सप्लाई। आरबीआई की तरफ से आया है पैसा। ठीक है, वी का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब सर्कुलेट, सर्कुलेशन। देखो जी, ये बोलता है आरबीआई को अगर पता लग गया कि एक नोट 5 बार सर्कुलेट करता है, आरबीआई को पता लग गया कि एक नोट 5 बार सर्कुलेट करता है, वेलोसिटी 5 है, तो आरबीआई देश के अंदर 10 रुपए की सप्लाई करेगा। 10 रुपए की सप्लाई करेगा, यानी 10 रुपए की सप्लाई करेगा। ये 10 रुपए का नोट 5 बार सर्कुलेट होगा तो 50 रुपए वैल्यू हो गई, और इतने ही लोग डिमांड कर रहे हैं, दैट्स इट। अब समझो मेरी बात को, जब एक नोट छापा जाता है वो बहुत बार सर्कुलेट होता है। मान लो एक नोट आया 10 रुपए का प्रिया के पास, प्रिया ने उससे पिज्जा खरीद लिया। पिज्जा किससे खरीदा, गीता से। गीता ने 10 रुपए गोलगप्पे वाले को दे दिए, गोलगप्पे वाले ने उससे अपने घर का सामान खरीद लिया। तो वो 10 का नोट कितने सारे हाथ बदल रहा है, ये कितने बार सर्कुलेट हो रहा है, दिस नंबर ऑफ चेंजिंग हैंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, हाँ भाई अवधूत भाई सही बोल रहे हो। तो यहां पर इरविंग फिशर बोल गए हैं कि पहले पता लगा लो मनी की डिमांड कितनी है, प्राइस इनटू ट्रांजैक्शन करके, फिर देख लो वेलोसिटी कितनी है, तो आरबीआई डिसाइड कर लेता है कि कितना पैसा छापना है। ये इक्वेशन याद हो गई तुम्हें, याद हो गई। अब पेपर में आता है, आपको दे देता है वेलोसिटी 5, प्राइस भी दे दिया 5, ठीक है, ट्रांजैक्शन दे दिए 10, और पूछता है बताओ मनी सप्लाई कितनी होगी। यानी पेपर में एमसीक्यू आ सकता है 1 2 3 4, इन 4 आइटम्स में से कोई 3 की वैल्यू आपको देगा, चौथी आपसे पूछेगा। तो भैया हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कितनी है 5 लिख देंगे, प्राइस कितना है 5 लिख देंगे, ट्रांजैक्शन कितना है 10 लिख देंगे, तो बस मनी सप्लाई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इतना नहीं सिखाऊंगा अब मैं, सिखा देता हूं चलो यार। मनी सप्लाई 10 इंटू 5 लिखा है, ये इसको ऐसे लिख दो अपॉन 5, 10 आंसर आ जाएगा। बस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भैया पेपर के अंदर, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है इस इक्वेशन के ऊपर। लेकिन यहां इरविंग फिशर से थोड़ी सी गलती हुई थी, वो बीच में सॉरी बोलता है, कहता है सॉरी 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 सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई है, ये इक्वेशन पूरी ठीक नहीं है, ये इक्वेशन पूरी ठीक नहीं है। वो कहता है कि इस इक्वेशन का अपडेटेड वर्जन आना है, इसको अपडेट किया जाएगा। तो अपडेट करके वो कहता है कि यार ये मनी सप्लाई आरबीआई की, कितनी बार ये हैंड चेंज करेगी वे वेलोसिटी। लेकिन क्या एक देश के अंदर आरबीआई का दिया हुआ पैसा ही होता है क्या, इसको बाद में ध्यान आया, कहता है एक उधार का पैसा भी होता है। मान लो आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया, या आरबीआई के थ्रू कहीं से भी पैसा सर्कुलेट करके बैंक के पास आ गया, तो बैंक भी तो उस पैसे को घुमाता है, उधार पे उधार देता है, उधार वाले पैसे को बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो ये कहता है कि सिर्फ इतना मनी डिमांड नहीं होता, आप क्रेडिट मनी लाओ, एम डैश को बोला क्रेडिट मनी, और ये क्रेडिट मनी कितनी बार घूमेगी इसको वी डैश बोला। कहता है अब ये सही इक्वेशन बनी है, दिस इज द अपडेटेड इक्वेशन। ध्यान रखो, अगर तुम्हें पता लग गया कि 10 ट्रांजैक्शन होंगे, प्राइस 5 है, तो देश में कितना पैसा होना चाहिए 50, तो आरबीआई देखेगा
आरबीआई देख रहा है मान लो कि 10 सॉरी वेलोसिटी 5 है और उसने 5 रुपए प्रिंट किए हैं, तो 25 रुपीज तो यहां से पूरे करेगा, फिर उधार के पैसे से पूरे करवाएगा। अगर इसको पता लग गया ये भी 5 है तो 5 रुपया उधार दिलवा देगा, तो 25 रुपए यहां से हो गया, समझे? तो 25 25 50 तो देश के अंदर फुलफिल करवा देगा मैटर को वो। तो आरबीआई कहता है क्रेडिट मनी भी होती है, तो इरविंग फिशर को थोड़ा लेट ध्यान में आया। तो यहां से देखते हैं भैया, बाकी सब तो फुल फॉर्म लिखी हुई है आपके काम की, यही इक्वेशन है, इस इक्वेशन है। और अपडेटेड इक्वेशन दिखा देता हूं। हाँ जी, हाँ हाँ, देखो भैया एम क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। वी का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन वेलोसिटी इन सर्कुलेशन, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स मनी चेंज हैंड, ठीक है, ये होता है। पी एक एवरेज प्राइस लेवल है और टी का मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और एमवी को मिलाकर टोटल मनी सप्लाई और पीटी को मिलाकर टोटल मनी डिमांड। हाँ, पीटी ये रहा टोटल मनी डिमांड। तो लिखते हैं ना, एमवी मनी की सप्लाई कितनी होगी, पीटी मनी की डिमांड कितनी होगी। यही इक्वेशन गिवन है। इसके बाद इस इक्वेशन को अपडेट कर दिया था। तो यहां से एक प्राइस का फॉर्मूला भी निकाला हुआ है, एमवी अपॉन टी, यानी पी को इधर रख दो, एमवी अपॉन टी, ऐसे करके फॉर्मूला भी तुमसे पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। ओके, और कुछ बचा है इसके अंदर। फिर इसने बोला कि भैया एक क्रेडिट मनी होती है, एम डैश, बैंक के अंदर जो डिपॉजिट होते हैं उससे उधार जनरेट होता है, उसकी वेलोसिटी वी डैश होती है। तो अपडेटेड यानी एक्सपेंडेड फॉर्म बनी है, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पीटी। तो बस आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, आपका काम हो जाएगा। यहां पर ये भाई साहब बोलते हैं कि जब इक्वेशन ये बन चुकी है, ये वाली इक्वेशन या ये वाली पुरानी इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है ये प्राइस जितना बढ़ जाएगा, प्राइस जितना बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो देखो देखो, मैं समझाता हूं आपको, ढंग से समझना। कहता है प्राइस इनटू ट्रांजैक्शन, ये मनी डिमांड है, यानी कैश की डिमांड। इतना कैश चाहिए लोगों को, इतना कैश चाहिए लोगों को, राइट। मान लो प्राइस 2 रुपया है, ट्रांजैक्शन 10 है, तो कितना कैश चाहिए, 20। लेकिन प्राइस बढ़ के 3 हो गया, ट्रांजैक्शन 10 है, अब कितना कैश चाहिए, 30। मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं हम, राइट, 30 चाहिए। तो कहता है प्राइस के बढ़ने से लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो प्राइस के बढ़ने से मनी की डिमांड बढ़ जाती है। बीच में कमेंट की हुई थी इरविंग फिशर ने, तो इसकी कमेंट पढ़वानी रह गई थी बीच में। तो कहता है ये यहां पर कहता है चेंज इन जनरल प्राइस, चेंज इन जनरल प्राइस डिटरमाइन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। कहता है प्राइस में अगर चेंज हो गया ना, तो इससे ही डिसाइड हो जाएगा कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेट होगी। क्वांटिटी का मतलब यहां पर सप्लाई है, इसलिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी हुई है, लोगों की डिमांड के हिसाब से यहां पर सप्लाई। और माधव पूछ रहा है एग्जाम में कौन सी इक्वेशन आएगी, भाई न्यूमेरिकल आएगा तो इस इक्वेशन से आएगा, नहीं तो पूछेगा कोई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, तो वो इक्वेशन दूसरे वाली, ठीक है, ठीक है जी, ओके। चलो जी, आप बोलोगे सर मुझे ध्यान क्या रखना है, मोटा मोटा बता दो, अभी बताता हूं, ठीक है। हाँ जी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ये बात लिखी हुई है, अज्यूमिंग फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स, टी वी एंड वी डैश रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है जो आपकी इक्वेशन है ये वाली, हम इसमें टी, वी डैश और वी, इन सबको कांस्टेंट मान के चलते हैं, बदलेगा सिर्फ प्राइस और मनी सप्लाई, इसलिए प्राइस के बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ती है। सच्चाई में तो वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन, एक पैसा कितनी बार घूमेगा ये भी बदलता है, ट्रांजैक्शन भी बदलते हैं, लेकिन हमने मान के चला हुआ है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है जी। आगे बोलता है एज पर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पीपल विल होल्ड मनी इन अ क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू टोटल ट्रांजैक्शन। कहता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अनुसार हम कितना पैसा खुद कैश के फॉर्म में होल्ड करके रखेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे भी डिपेंड करता है, कितने ट्रांजैक्शन करने हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन करने हैं ज्यादा पैसा रखेंगे। और इरेस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट, हम यहां पर इंटरेस्ट रेट को अवॉइड करते हैं,
मार्केट में क्या इंटरेस्ट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इसकी बात इस थ्योरी में की ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे ये शॉर्ट में बोल दो तो मोर ट्रांजेक्शन मोर डिमांड फॉर मनी, ये बोलता है। अब तुम बोलोगे सर एक बार शॉर्ट में बताओ ये थ्योरी बोलती क्या है। भाई साहब दोबारा सुन लो, अब अपडेट सुन लो इसकी क्या है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इरविंग फिशर के द्वारा दी गई है। इसमें एक इक्वेशन है mv इज इक्वल टू पीटी, इसकी अपडेटेड एक्सपेंडेड फॉर्म है mv प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू पीटी। यहां पर बोलता है कि जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे मनी की डिमांड उतनी ज्यादा होगी, प्राइस लेवल ज्यादा होगा तो मनी की डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी। यहां पर हम सिर्फ इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में यहीं से आएगा। इतनी सारी थ्योरी देने के बाद भी क्वेश्चन इतने में से जनरली बनता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का दूसरा नाम क्या होता है, इसको 1911 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, इसको ट्रांजैक्शन अप्रोच इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी किताब लिखी थी इन्होंने 1911 के अंदर। ये तुम्हें मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना है। हाँ जी, और यहां पर मोटिव क्या है, वाई मनी इज डिमांडेड बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन पर्पस। भाई बंदे को सामान खरीदना है, ट्रांजैक्शन के लिए बंदा मनी की डिमांड करता है, ये इसकी शॉर्ट है। ओके ओके, रिपोर्ट है। बोलो जी आगे बढ़े दूसरी थ्योरी पे, थम्स अप करो। सेकंड वाली थ्योरी पे बढ़े, सेकंड वाली थ्योरी पे बढ़ना चाहते हैं आगे थम्स अप कर दो। सेकंड वाली थ्योरी पे आ जाएंगे फिर, कैम्ब्रिज अप्रोच पे। जल्दी से बताओ। ठीक है पृथ्वी, बता रहा क्वेश्चंस भी कराऊंगा एक बार, रुक जाओ। चलो जी, थम्स अप का इशारा हो गया। ओके, अब आ जाते हैं कैम्ब्रिज पे। भाई साहब जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैम्ब्रिज अप्रोच में दो बातें बोलता है। कहता है हमें पैसा क्यों चाहिए, इसके दो रीजन है। एक सामान खरीदने के लिए भी चाहिए, ट्रांजैक्शन के लिए, और दूसरा हमें चाहिए सेफ्टी के लिए। यहां पर सेफ्टी के लिए जो इसने वर्ड यूज किया है वो है हेज। ठीक है, देखो पहली बात कहता है जब बार्टर सिस्टम होता था ना, बार्टर सिस्टम, जैसे कि मान लो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, तुम्हें चाहिए समोसे, सामने वाले को चाहिए पिज्जा। तुम्हारे पास पिज्जा है तुम उसको दे दो, उससे समोसा ले लो। तो सेम टाइम पर सेल परचेज दोनों होती थी। आप पिज्जा सेल कर रहे हो, समोसा परचेज कर रहे हो, ऐसा ही होता था। सेल परचेज सेम टाइम पे होती थी। कैम्ब्रिज अप्रोच बोलती है कि सेल परचेज सेम टाइम पर नहीं होती। पैसा है, आज जो तुम्हें खरीदना है खरीद लो, परचेज कर लिया। जब तुम्हें कभी बेचना होगा तो बेच देना, पैसा ले लेना। तो परचेज का पॉइंट ऑफ टाइम अलग होता है, सेल का पॉइंट ऑफ टाइम अलग होता है, पैसे की वजह से। खैर इस बात को छोड़ो, मुद्दे की बात पे आओ। मुद्दे की बात यह कहती है कि कैम्ब्रिज अप्रोच का AKA मतलब ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम है कैश बैलेंस अप्रोच और नियो क्लासिकल थ्योरी। ठीक है जी, यह कहता है कि मनी इंक्रीजेस यूटिलिटी। मनी अपना वजूद, अपना एडवांटेज, अपने फायदे बताती है दो तरीके से। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, और दूसरा मैंने बताया हेजिंग, अनसर्टेनिटी, ट्रांजैक्शन और सेफ्टी के लिए। कहता है हम मनी की डिमांड करते हैं दो वजह से। दो वजह से मनी की यूटिलिटी हमें पता लगती है। पहला ट्रांजैक्शन करना है, और बोलता है ये कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमने ट्रांजैक्शन को स्प्लिट अप किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में, सेल और परचेज। और ये सेल और परचेज दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर होते हैं, ध्यान रखना। फिर बोलता है कि हम पैसे को थोड़ा हेज करके रखते हैं, मतलब सेव करके रखते हैं, ताकि टेम्परेरीली स्टोर कर लेते हैं ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। बस दैट्स इट, यही बोला हुआ है। और फिर इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है अलग से। अब एक बात बताओ, अच्छा कंटेंट क्या होता है? ये पॉइंट लिखा है, इसको यहीं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन इसने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। तो बोल रहा है कि सेल एंड परचेज डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, सेल परचेज कभी एक साथ नहीं होते। पीपल नीड टेम्परेरी अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब वैसे होता है हाउस, अबोर्ड का मतलब वैसे हाउस होता है। कहता है लोगों को टेम्परेरी गैप चाहिए होता है। एक बार सामान खरीद लिया, ठीक है, बेचना होगा तब बेच देंगे, कुछ घर मतलब कुछ गैप चाहिए यहां पर, ठीक है ना।
बस टेम्परेरी अबाउट ऑफ परचेजिंग पावर एज हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। कहता है हमें भविष्य में क्या होगा ये नहीं पता, अनसर्टेनिटी है, इसलिए हमें कुछ सेफ्टी चाहिए, अपनी परचेजिंग पावर को हम अभी होल्ड करके रखेंगे। तो अबोर्ड का मतलब हो गया यहां पर होल्डिंग, सेव मान लो, सेव, कितने सारे मतलब निकाले जा सकते हैं इसके, समझे? ठीक है जी, ये बात हो गई, कैम्ब्रिज वाले ने ये बात बोल दी है। अब कैम्ब्रिज बोलता है इस क्वेश्चन का जवाब दो, हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड एज पर कैम्ब्रिज अप्रोच। कहता है कैम्ब्रिज अप्रोच के अनुसार आप ये बताओ कि बंदे को कितना कैश चाहिए होगा, उसकी मनी डिमांड कितनी होनी चाहिए, किसके अनुसार बताना है? हाँ कृतिक अग्रवाल, ठीक है। तो ये कहता है भाई साहब ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, दो चीजों पर, एक अपनी औकात पे यानी अपनी इनकम पे, अपनी वेल्थ पे, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मैं अमीर हूं उतना ज्यादा मैं कैश अपने पास रखूंगा, और दूसरा डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। इसने इंटरेस्ट की भसूड़ी मार्केट में ला दी, कहता है मार्केट भी है भाई। तो दो बातें बोलता है ये, ध्यान रखना। कितना पैसा चाहिए, इट डिपेंड्स पार्टली ऑन इनकम एंड वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ एंड इंटरेस्ट रेट, दो चीजों पे डिपेंड करता है। कहता है एक इंसान की इनकम हायर है तो इसका मतलब ग्रेटर ट्रांजैक्शन करेगा, वो अमीर बंदा ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है तो ग्रेटर डिमांड फॉर मनी रखेगा, अमीर बंदा ज्यादा डिमांड फॉर मनी रखेगा। तो उसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी, एमडी इज इक्वल टू के पी वाई, इक्वेशन दी है एमडी इज इक्वल टू के पी वाई। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एमडी, एमडी का मतलब मनी डिमांड है, कितना पैसा उसको चाहिए। पी का मतलब प्राइस लेवल, वाई का मतलब आउटपुट है, क्या है? आउटपुट, आउटपुट मतलब क्वांटिटी, ठीक है। ये कहता है, वो इरविन फिशर की इक्वेशन भूल जाओ, ये कहता है मान लो 5 समोसे बनाए गए हैं देश में और एक समोसे का प्राइस 10 रुपया है, तो कितने हो गए? 50 रुपए। कहता 50 रुपए चाहिए होंगे बंदे को, 50 रुपए चाहिए होंगे बंदे को, लेकिन वो सारे खर्चेगा या नहीं खर्चेगा उस पर डिपेंड करता है। इसलिए इसने बीच में एक छोटा सा आइटम डाला, के को बोलते हैं कैम्ब्रिज के, ये कैम्ब्रिज का अपना भसूड़ा है, कैम्ब्रिज के। कैम्ब्रिज के का मतलब होता है वो अपनी टोटल, देखो लेट मी रिपीट वंस अगेन, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना है मुझे, दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना है, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। मान लो यहां मैंने लिखा वाई, यानी एक देश का आउटपुट। मान लो एक देश के अंदर 5 समोसे बनाए गए हैं, ठीक है, 5 समोसे का प्राइस में हर समोसा 10 रुपए का है, तो देश के अंदर टोटल 50 रुपए का सामान बनाया गया है। यह देश की नेशनल इनकम है, यह पूरे देश की इनकम है, ऐसा बोलता है कैम्ब्रिज। कहता है प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो तो पता लग जाएगा कि कितना पैसा अर्न करेगा देश, जितना आउटपुट है उतना ही अर्न करेगा, यह देश की नेशनल इनकम है, ठीक है जी। कहता है नेशनल इनकम का कितना प्रोपोर्शन वो रखेगा, यह डिपेंड करता है छोटू के पे, इस छोटू के को बोलते हैं कैम्ब्रिज के, सारा मैटर ये इसका ही है कैम्ब्रिज के। तो कैम्ब्रिज के क्या होता है? देश की टोटल नेशनल इनकम का एक प्रोपोर्शन, देश की टोटल नेशनल इनकम का एक प्रोपोर्शन। बस ये इक्वेशन दी है इसने, इस इक्वेशन को याद रखना, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ठीक है जी। तो कैम्ब्रिज अप्रोच के अंदर फुल फॉर्म लिखी हुई है एक एक आइटम की, ठीक है। एमडी का मतलब डिमांड फॉर मनी, वाई का मतलब रियल नेशनल इनकम, मॉड्यूल में लिखा है गलत लिखा है भाई, इसका मतलब आउटपुट होता है। वाई को कैम्ब्रिज वाले आउटपुट एज्यूम करते हैं, मॉड्यूल यहां पर गलत है, मॉड्यूल ने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। सब जानते हैं पी का मतलब प्राइस लेवल, और पी वाई को मल्टीप्लाई कर दो, नॉमिनल इनकम बोल दो या नेशनल इनकम बोल दो, अभी मैंने सिखाया था। ये पी को वाई से मल्टीप्लाई कर दो, नेशनल इनकम आ जाती है, ये लिखा भी हुआ है, नॉमिनल इनकम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। के का मतलब कैम्ब्रिज के, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। कैम्ब्रिज के क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड एज कैश, टोटल इनकम का कितना हिस्सा वो अपने पास कैश रखेंगे, डिपेंड करता है, राइट। तो
above equation explain that demand for money equals k proportion of total money income. ठीक है, demand for money is k proportion of total money income. Let me repeat once again. कैम्ब्रिज वाले क्या बोल रहे हैं? कैम्ब्रिज वाले ये बोल रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट में, कहते हैं मान लो इतनी इनकम है देश में, P इंटू वाई, प्राइस इंटू आउटपुट, इतनी इनकम है भूमि का देश में. ठीक है, ये बताता है इतनी इनकम में से कितना डिमांड करेंगे लोग, कितना डिमांड करेंगे लोग, वो बोलता है इसका के प्रोपोर्शन परसेंटेज में होता है बेसिकली. तो इसने एक जाते जाते लाइन भी लिखी है, थ्योरी खत्म करते करते लिखा है कि डिमांड फॉर मनी इक्वल्स के प्रोपोर्शन ऑफ टोटल मनी इनकम. कहता है जितनी भी टोटल मनी इनकम है, ये टोटल मनी इनकम मान लो, इसको टोटल नेशनल इनकम मान लो, इसका के परसेंटेज डिमांड होगा देश के अंदर. और ये डिमांड के रीजन क्या होंगे? इस डिमांड के दो रीजन है. क्या रीजन है? एक तो ट्रांजैक्शन भी बाबा कैसा, ट्रांजैक्शन भी स्प्लिट अप किया हुआ है, स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट. समझते हो ना, दो पार्ट में स्प्लिट अप किया हुआ है ट्रांजैक्शन को. कहता है कि सेल अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, परचेज अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है. ठीक है, दूसरा रीजन है हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी. बस इतना बोलता है ये. कैम्ब्रिज अप्रोच खल्लास, कैम्ब्रिज अप्रोच खल्लास. और कैम्ब्रिज अप्रोच का दूसरा नाम क्या है? आप बस इस बात को ध्यान रखेंगे, कैश बैलेंस अप्रोच. क्या बोलेंगे? कैम्ब्रिज अप्रोच को नियो क्लासिकल अप्रोच और कैश बैलेंस अप्रोच बोलते हैं. भाई नाम लिखे हुए, इसको ध्यान रखना. कैम्ब्रिज अप्रोच, नियो क्लासिकल थ्योरी और कैश बैलेंस अप्रोच, इन सबको ध्यान रखेंगे. तीसरे नंबर की आएगी कीन्स की, जो सबसे मस्त अप्रोच है. सबसे मस्त अप्रोच कीन्स के द्वारा दी गई अप्रोच है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह यहां से कर लेते हैं भैया. 3 क्वेश्चन कराऊंगा. चलो जी, पहला क्वेश्चन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में है. ये क्या होल्ड करती है? आपके सामने क्वेश्चन है, आप खुद जवाब देंगे. मैं सीधा सीधा आपको बस आंसर बताऊंगा यहां पर जल्दी. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली क्या बोलती है? एमवी इज इक्वल टू पीटी. इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है एमवी डैश ऐसे करके पीटी, यही ना. तो ये बोलता है चेंज इन जनरल लेवल ऑफ कमोडिटी प्राइस. कहता है प्राइस अगर चेंज होगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी भी चेंज होगी, या फिर क्वांटिटी ऑफ मनी की वजह से प्राइस चेंज होता है. दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. क्वांटिटी ऑफ मनी ये है और प्राइस ये है. हाँ, ये दोनों चेंज होते हैं. हमने वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन को तो कांस्टेंट माना हुआ है. ये लाइन ठीक है. आगे कहता है देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल. ठीक है, मनी और प्राइस लेवल में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. हाँ, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये बात भी ठीक है. तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी और परचेजिंग पावर ऑफ मनी आर डिटरमाइंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन. कहता है जो क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन है उसकी वजह से सबसे पहले डिसाइड होती है परचेजिंग पावर. ये लाइन पे आपने फोकस नहीं किया होगा, लेकिन दिस लाइन ऑल्सो होल्ड ट्रू. ये फिर से मैं रिपीट करता हूं. कहता है कितनी मनी सर्कुलेट होनी है, ये मनी की परचेजिंग पावर पे भी डिपेंड करता है. यानी मान लो 10 रुपए का समोसा है, ठीक है, और मेरे पास 100 रुपए हैं, तो कितने समोसे खरीद सकता हूं? 10, है ना. अगर समोसा 20 रुपए का हो गया, मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं 5 समोसे खरीद पाऊंगा, राइट. तो मेरी परचेजिंग पावर ये कम हो गई है. तो अभी मेरे को आउटपुट से मैच करने के लिए परचेजिंग पावर भी यहां पर ध्यान में रखनी होगी. तो मनी कितनी सर्कुलेट होनी है ये परचेजिंग पावर पे भी डिपेंड करता है. परचेजिंग पावर मेरी यहां कम हो गई है, तो मनी की सप्लाई बढ़नी चाहिए यहां पर, राइट. ये बोल रहा है. तो तीसरी लाइन भी ट्रू है. तो ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू. वेदांत मदारा अक्षत पटेरिया. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ये कैम्ब्रिज की अप्रोच के बारे में पूछा हुआ है. कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज. कैम्ब्रिज अप्रोच की एक क्वांटिटी थ्योरी है, मतलब मनी की डिमांड है. इसका दूसरा नाम क्या है? तो
यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नियो क्लासिकल थ्योरी और कैश बैलेंस अप्रोच होता है। नियो क्लासिकल कहीं लिखा नहीं है, तो सिर्फ कैश बैलेंस अप्रोच को ही ठीक कर दूंगा, आगे बढ़ूंगा। कहता है फिशर अप्रोच एंड कैम्ब्रिज अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी कंसीडर। कहता है फिशर की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है और कैम्ब्रिज की जो ये वाली है एमडी इज इक्वल टू छोटा के पी वाई, ये है, दोनों क्या कंसीडर करते हैं, दोनों किस चीज को कंसीडर करते हैं, यहां पर ऑप्शंस लिखे हुए हैं, अब आप पढ़ेंगे। यानी दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। हां सोमदास, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं, ट्रांजैक्शन के बारे में। तो दोनों बोलते हैं मनी ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होती है, समझ रहे हो, मनी ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होती है, इसलिए सी वाले को ठीक कर देंगे। भाई दोनों बोलते हैं। ये भी लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला वर्ड मैंने कराया नहीं है, ये केन्स वाली थ्योरी में कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ओके, स्टोर ऑफ वैल्यू की कोई बात नहीं करता यहां पर, सी वाले के साथ जाएंगे। फैजान, उदित और लवेश, चलो जी। हाँ जी, अब आएगी असली अप्रोच, असली थॉट मनी डिमांड के बारे में केन्स के द्वारा कही गई है भैया, केनेजियन थ्योरी। केनेजियन थ्योरी ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। केनेजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, पेपर में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, सबसे ज्यादा चांसेस कहीं है। इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं। लिक्विड का मतलब होता है कैश। केन्स भाई साहब कहते हैं हम कैश क्यों रखते हैं, ठीक है, इसके 3 कारण बताते हैं। कहता है पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर 3 मोटिव। ये सीधी सीधी बात बोलते हैं, इन्होंने लैंग्वेज घुमा नहीं रखी। अच्छा ठीक है, मदारा समझ गया मैं। कहता है 3 पर्पस के लिए बंदा कैश रखता है। 3 पर्पस होते हैं, एक सामान खरीदने के लिए ट्रांजैक्शन मोटिव, एक प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए। अब यार अनसर्टेनिटी को कैम्ब्रिज वाले बोलते थे हैज, इसके लिए अलग अलग वर्ड यूज किए हुए हैं। इसने बोल दिया प्रिकॉशन, कीज ने बोल दिया प्रिकॉशन। और एक है मार्केट में पैसा लगाने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, राइट। 3 पर्पस के लिए चाहिए होता है, तो एक एक पर्पस ढंग से पढ़ना है। तो पहले सबसे फर्स्ट पर्पस पे जाते हैं, दिस इज ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है, तो केन्स साफ बोलते हैं कि नीड फॉर कैश। कैश का मतलब मनी डिमांड ही होता है, इन्होंने घुमाया नहीं है, साफ और साधारण भाषा लिखी है, ठीक है। नीड फॉर कैश किस लिए चाहिए होता है, करंट ट्रांजैक्शन के लिए। हमें कुछ ट्रांजैक्शन करने होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो, इसलिए हमें चाहिए होता है। साफ बात बोल दिया इसने, मनी इज डिमांडेड टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन रिसिप्ट इनकम एंड प्लान एक्सपेंडिचर। कहता है पैसा हम कमाते हैं, खर्चा हम प्लान करते हैं। मान लो भैया एक बंदे की इनकम 1 लाख रुपए महीना है, 1 लाख रुपए महीना है, तो वो प्लान करता है कि मैं 1 लाख रुपए को कैसे कैसे खर्च करूंगा ट्रांजैक्शन में, है ना। तो इसलिए वो मनी की डिमांड करता है कि मैं कमाऊंगा और खर्चूंगा, कमाऊंगा और खर्चूंगा। सिंपल सी इन्होंने एक इक्वेशन दी है, कहता है इंसान की इनकम लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है कि वो कितना ट्रांजैक्शन डिमांड करेगा। मतलब जितना अमीर बंदा होगा वो ज्यादा डिमांड करेगा, जितना गरीब बंदा होगा वो कम डिमांड करेगा। तो डायरेक्टली रिलेटेड है, इन्होंने इक्वेशन दी है LRKY। LRKY क्या होता है इसको एक्सप्लेन कर देता हूं भाई साहब। LR का मतलब लिक्विडिटी की डिमांड है, लिक्विडिटी की डिमांड। आर पता नहीं क्यों लिखा है, ये जाने वो जाने, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लिक्विडिटी की डिमांड मतलब मनी डिमांड। मनी डिमांड को ये LR लिखते हैं, इज इक्वल टू वाई को ये नेशनल इनकम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नेशनल इनकम। जैसे कि कैम्ब्रिज वालों ने क्या किया था, कैम्ब्रिज वालों ने PY को नेशनल इनकम लिखा था। ये आउटपुट है, ये प्राइस है। इन्होंने सिर्फ Y को नेशनल इनकम लिख दिया। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये नेशनल इनकम है, ठीक है। कहता है Y को नेशनल इनकम मान लो और इसका एक प्रोपोर्शन K होता है। K को कैम्ब्रिज के मत बोलना, इन्होंने अपनी मर्जी से एक और K इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कहता है टोटल नेशनल इनकम का एक प्रोपोर्शन K है, मान लो, ऐसा मान लो।
आपकी इनकम 100 रुपया है, आप इसका 50% ट्रांजैक्शन के लिए यूज करोगे, 20% प्रिकॉशन के लिए यूज करोगे और बचा हुआ पैसा 30% आप स्पेकुलेशन के लिए यूज करोगे। 3 पर्पस होते हैं मनी को होल्ड करने के लिए। तो आप ट्रांजैक्शन के लिए कितना परसेंटेज यूज करते हो अपने कैश को, दिस इज के। आपकी इनकम 100 है, 50% आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हो, तो इतनी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है। कौन सी ट्रांजैक्शन? सिर्फ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है। अभी सट्टा खेलने की बात नहीं हुई, प्रिकॉशन की बात नहीं हुई। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन इनकम। आपकी इनकम ज्यादा है, आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे, इनकम कम है, आप कम ट्रांजैक्शन करोगे। एक ही बात के बारे में बोलता है, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है, प्लीज इक्वेशन को ध्यान रखेंगे। अगले पे आते हैं भैया। ये हो गया पहले वाला, प्रिकॉशनरी मोटिव के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। कहता है एक इंसान को भविष्य में अपने अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। कहता है चाहे कोई इंडिविजुअल बंदा हो या बिजनेस हो, सबके पास कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। बिजनेस के पास भी और अकेले बंदे के पास भी भविष्य में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है। उसके लिए वो पहले ही पैसा बचा के रखता है। कहता है अनसर्टेनिटी क्यों आती है? इट इज ड्यू टू अनफोर्सीन एंड अनप्रेडिक्टेबल कंटीजेंसीज। कोई भी कंटीजेंसी आ जाए, कोई भी ऐसा इवेंट आ जाए जिसके बारे में सोचा ना हो और वो हो गया, तो कुछ पैसा सेव करके रखो भाई। भविष्य में कोई दुर्घटना होगी तो हमें पैसा सेव करके रखना चाहिए। तो कीज भाई साहब कहते हैं कीज रिगार्डेड प्रिकॉशनरी बैलेंस, मतलब आप अपने टोटल कैश का एक प्रिकॉशनरी बैलेंस, छोटा सा पैसा जो बचा के रखते हो, इट इज इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक का मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो आप ये प्रिकॉशनरी बैलेंस को ज्यादा रखोगे, मनी की डिमांड को ज्यादा रखोगे, ठीक है। इनकम से ये बदलेगा। एंड नॉट वेरी सेंसिटिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है ये इंटरेस्ट की वजह से नहीं बदलेगा, इट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा, डेप्थ में समझना। इस बात को एक्सप्लेन करूंगा, डेप्थ में समझना। देखो जी, कीन्स कहते हैं आपको मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो बताओ आप पैसा मार्केट में लगा दोगे या अपने पास सेव करके रखोगे? नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो हम अपने पास सेव कम करेंगे, मार्केट में लगा देंगे। लेकिन जब बात आती है प्रिकॉशनरी बैलेंस की, यह पैसा आपने अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। किसके लिए? सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। तो आप इस पैसे को कभी मार्केट में नहीं लगाते, इंटरेस्ट की वजह से कभी भी आप इस पैसे को यूज नहीं करते। अरे मेरे यार दोस्त, मैंने बहुत लोग देखे हैं बंटवा रखते थे पर्स पहले जेब के अंदर, तो वो कहते थे यार ये 500 रुपए का नोट है, ये इमरजेंसी के लिए रखा है मैंने। तो वो 500 रुपए का नोट हमेशा अपनी इमरजेंसी के लिए बत्ती बना के बटुए के अंदर ऐसे डाल के रखते थे, पतला सा करके मोड़ तोड़ के उसको। कोई बंदा बोलता है मेरे पास 786 वाला नोट है, मतलब नोट के ऊपर नंबर लिखा है 786, तो मैं उसको सेव करके रखूंगा इमरजेंसी के लिए। तो वो इमरजेंसी फंड का इंटरेस्ट से कोई लेन देन नहीं होता। जितना बंदा अमीर होता है उतना ज्यादा इमरजेंसी फंड वो बढ़ा देता है। इतने प्यार से बोल देता तो इसका क्या जाता, ठीक है। तो इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। केन्स भाई साहब कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव का पैसा इनकम की वजह से तो बदलता है, इंटरेस्ट की वजह से नहीं बदलता। लेकिन ट्रांजैक्शन मोटिव का पैसा इनकम की वजह से बदल जाता है। वहां इंटरेस्ट की बात नहीं की इसने, इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन का कोई लेन देन है नहीं, ठीक है जी। तीसरा है जी सट्टे की बात। सट्टे की बात, दिस इज द स्पेकुलेटिव मोटिव। मार्केट में पैसा लगाना। देखो जी, मार्केट में पैसा कैसे लगता है भाई? बैंक में जाके डिपॉजिट करा दो, शेयर खरीद लो, स्टॉक खरीद लो, बॉन्ड खरीद लो। आपके मॉड्यूल के अंदर बॉन्ड वाला एग्जांपल दिया हुआ है। कहता है स्पेकुलेशन के लिए हम बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहना चाहता है कि बॉन्ड में पैसा लगाने से हम अर्निंग करते हैं। क्या अर्न करते हैं? इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं, समझे हो? इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं। तो पैसे से हम बढ़िया लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। कीन्स भाई साहब कहते हैं रखे रखे पैसे से कोई रिटर्न नहीं मिलता। अगर तुम जेब के अंदर पैसा रखोगे, हाँ थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए, लेकिन सारा पैसा अपने पास रख लोगे
तो रिटर्न ऑन मनी इज 0। जब तुम इस पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के दो फायदे होते हैं। देखो जी, आपने बॉन्ड परचेज कर लिया, आपके पास बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है पहले बताऊं? बॉन्ड एक पेपर होता है। जैसे मान लो सरकार ने बॉन्ड इश्यू किए हुए हैं, तो सरकार ने एक पेपर इश्यू किया हुआ है, आप उसको खरीद लो। आप बॉन्ड की बात करते हैं, पहले बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। सरकार ने मान लो एक 100 रुपए का बॉन्ड इश्यू किया। सरकार ने बोला ये पेपर तुम ले लो, ये पेपर तुम ले लो। तो मान लो ये पेपर राजू ने ले लिया, राजू ने ये पेपर ले लिया, तो सरकार को कितने रुपए दे दिए? 100 रुपए। अब सरकार कह रही है कि भाई इसके ऊपर हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे। कितना इंटरेस्ट देंगे? कुछ भी इंटरेस्ट देंगे। सरकार ने लोन लिया ना एक तरीके से, सरकार मान लो 5% का इंटरेस्ट दे रही है राजू को, तो राजू को मजा आ रहा है। कैसे? राजू बॉन्ड खरीद के क्या अर्न कर रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक अर्निंग होती है बॉन्ड के ऊपर, ठीक है जी। अब कुछ लोग कहते हैं यार मस्त बॉन्ड है, हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे बॉन्ड, लेकिन सरकार अब इश्यू नहीं कर रही है। तो बंदे राजू से बोलते हैं, राजू राजू सुन मेरी बात, ये 100 रुपए का बॉन्ड है ना, ये महेश को तू 101 में दे दे, महेश को 101 में दे दे और नक्की कर। तो महेश को 101 में क्यों दे दे? मार्केट में बॉन्ड का प्राइस चेंज हो गया। देखो दोस्तों कैसे, क्योंकि ये बॉन्ड पॉपुलर हो गया, इंटरेस्ट मस्त अर्न कर रहा है ये। तो महेश अगर इसको 101 में परचेज कर लेगा तो महेश को फिर ये 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो मर्जी है राजू की वो ट्रेड करे या ना करे। तो कुल मिला के ये कहना है कि बॉन्ड में दो तरीके के बेनिफिट होते हैं, एक तो तुम इंटरेस्ट अर्न करते हो बिल्कुल, और दूसरा तुम्हारे बॉन्ड के प्राइस बढ़ रहे होते हैं मार्केट में। जैसे 100 से 101 हो गया, तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ना या शेयर के प्राइस बढ़ना, कुछ भी, जब इन चीजों के प्राइस बढ़ने लगते हैं तो इस तरीके के फायदे को बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन मिलता ही तब है जब तुम बेच देते हो माल को, ठीक है। तो केन्स का कहना है कि बॉन्ड खरीदने से दो फायदे होते हैं, एक इंटरेस्ट और दूसरा कैपिटल गेन। चलो जी पढ़ते हैं जरा कंटेंट क्या है। कंटेंट के हिसाब से स्पेकुलेटिव मोटिव में बोलता है पीपल डिमांड टू होल्ड मनी बैलेंस टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है भविष्य में इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, लोग उसका फायदा उठाने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट खाना होता है। पैसा इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट खाएंगे, इंटरेस्ट खाएंगे, ठीक है। विच इज द सेम एज फ्यूचर चेंज इन बॉन्ड प्राइस। कहता है ये उसी तरह है जैसे भविष्य में बॉन्ड का प्राइस बदल जाएगा। जैसे कि 100 रुपए का बॉन्ड है, पॉपुलर हुआ, डिमांड बढ़ी, 101 का हो गया, इसका प्राइस भी बदल गया। तो इस सेंस में इसने कह दिया कि भैया केन्स अज्यूम कर चुके हैं कि अगर तुम अपने पास पैसा रखोगे तो उसका रिटर्न ऑन मनी 0 होगा। तुम अपने पास पैसा रखोगे होल्ड करके तो रिटर्न ऑन मनी 0, पैसा रखे रखे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उसको इन्वेस्ट करोगे रिटर्न ऑन बॉन्ड मिलेगा। और ये रिटर्न ऑन बॉन्ड दो तरीके का होता है, पहला तुम इंटरेस्ट कमाओगे, ओके, दूसरा तुम्हें कैपिटल गेन मिलेगा। ये सब एक्सपेक्टेड होता है कि इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, राइट। तो कीन्स भाई साहब कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव मार्केट में पैसा लगाने के लिए होता है, इससे तुम्हें दो फायदे होते हैं, एक इंटरेस्ट मिलता है और एक कैपिटल गेन मिलता है, दो फायदे। सच्चाई बताऊं, इनमें बॉन्ड की बात कर रखी है। अरे बॉन्ड के अलावा भी होता है, शेयर वगैरह भी होते हैं, समझे। तो चलो जी, अब यहां पर ये पीछे इतना समझा के छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस स्पेकुलेटिव मोटिव को इतना स्ट्रेच कर दिया, इतना स्ट्रेच कर दिया कि बच्चे मजबूर हो जाएं कि सर बस यार कितनी थ्योरी है इसके अंदर। अब आती है इसकी मेन चक्कर। देखो जी, यहां पर एक लाइन लिखी है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इनवर्सली रिलेटेड टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का प्राइस नेगेटिवली रिलेटेड होता है, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। ये लाइन लिख दी है मॉड्यूल ने, इसका कोई लॉजिक नहीं दिया है सयन भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं दिया, कोई भी लॉजिक नहीं दिया इसने। और जबकि इसके पीछे पूरी कहानी है, दरिया है,
ये तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरीके की बना रखी है आईसीआई ने, इसको जितना पढ़ाता चला जाऊं ना डिटेल में, ये उतने डूबते चले जाओगे, समझ रहे हो? मतलब उतना हमें डूबना नहीं है। तो यार मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशन है, ये समझे कैसे? तो मैं एक बार मॉड्यूल से बाहर निकलता हूं, तो मैं थोड़ी एडिशनल नॉलेज देता हूं, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो जी, ठीक है, देखो जी, अब सुनो जरा, मैं बोल रहा हूं, एक वर्ड यूज करूंगा, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट दैट यू आर अर्निंग ऑन योर बॉन्ड। आपने बॉन्ड खरीदे हुए, बॉन्ड के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसे बोलते हैं करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? और शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा आरएन। क्या बोलूंगा? आरएन, ठीक है जी। इसके बाद एक वर्ड यूज करूंगा, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलूंगा आरसी। सी का मतलब क्रिटिकल, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरसी। और इसको नॉर्मल या फिर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? इंटरेस्ट दैट यू कैन अर्न ऑन थिंग्स अदर देन बॉन्ड। बॉन्ड के अलावा तुम बहुत सारी जगह पैसा लगा सकते हो, बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हो और दूसरी जगह भी। कहते हैं बॉन्ड पे जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है वो आरएन है, ठीक है? और बॉन्ड के अलावा कहीं और इंटरेस्ट मिल रहा है वो आरसी है, ठीक है? बॉन्ड और आरसी। जब इसने ये लिखा है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आरसी है। कहता है आरसी और बॉन्ड प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है। देखो जी, मेरी बात समझते हुए चलो, सिचुएशन समझा रहा हूं, सिचुएशन के हिसाब से बात को कंट्रोल करेंगे। कहता है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, पतला कर लेंगे पेन को, ए, 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 चलो। कहता है मान लो बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ज्यादा है और बॉन्ड के अलावा दूसरी चीजों पर इंटरेस्ट कम है, ये सिचुएशन। और बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कम है और बॉन्ड के अलावा दूसरी चीजों पर जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। दोनों सिचुएशन को परखेंगे एक बारी, तो आप ध्यान रखना। मान लो आपको बॉन्ड के ऊपर 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और मार्केट में दूसरी चीजों पर 6% इंटरेस्ट है। आपने बॉन्ड परचेज किया हुआ है, राइट? तो अब क्या होगा यार? दिमाग घूमेगा। आप क्या बोलोगे? पापा की परी बताओ क्या बोलोगी? आप बोलोगे यार दूसरी चीजों पे इंटरेस्ट दबा के मिल रहा है, बॉन्ड पे इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो हम अपना पैसा बॉन्ड में से निकालकर दूसरी चीजों पे लगा देते हैं। तो बॉन्ड की डिमांड, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड नहीं है ये, बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी। जब लोग बॉन्ड को पसंद नहीं करेंगे तो बॉन्ड का प्राइस भी कम हो जाएगा। तो देखो इस सेंस में बोल रहा है, कहता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा होता है, जो कि ज्यादा है, तो बॉन्ड का प्राइस गिर जाता है, बॉन्ड का प्राइस गिर जाता है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा होगा तो बॉन्ड का प्राइस और कम हो जाएगा। इसलिए बोलता है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशन होता है। आपको मार्केट अगर अट्रैक्टिव रिटर्न देगी तो तुम बॉन्ड में से हटाकर पैसा मार्केट में ले जाओगे। मार्केट में अगर तुम पैसा लेके चले गए तो बॉन्ड की पॉपुलैरिटी खत्म, तो बॉन्ड को लोग पसंद नहीं करेंगे, जिसको पसंद नहीं करते उसकी वैल्यू गिर जाती है। आज कटरीना कैफ उतने पैसे चार्ज नहीं करती मूवी में जितने पहले करती थी। आज कटरीना की डिमांड कम है तो उसकी फीस भी कम हो गई, समझ रहे हो? तो कटरीना कैफ बॉन्ड नहीं है, लेकिन तुम बॉन्ड के तरीके समझ सकते हो, राइट?
ओके, समझ गए इस बात को? तो यहां एक लाइन लिखी हुई अटैच करती हुई आपके लिए, कहता है कि इसकी वजह से बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा और पीपल एक्सपेक्ट अ राइज इन इंटरेस्ट रेट, लोगों को लगेगा कि अब ये इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? लॉजिक समझो ना। अब लोग अपना पैसा छोड़कर यहां लगा रहे हैं, सारे यहां लगाएंगे तो भैया, यहां लगाएंगे तो क्या होगा? यहां लगाएंगे तो सब मार्केट में भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? मार्केट में भाग रहे हैं। तो अब ये मार्केट में सब पैसा लगा रहे हैं, तो मार्केट के पास अवेलेबिलिटी ऑफ पैसा ज्यादा हो गया, तो अब ये इंटरेस्ट कम ऑफर करेगी और ये वाला इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। ये भैया ये कहेंगे ना, बॉन्ड वाले कहेंगे अरे हम तो बेकार हो गए, हमें भी इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, तो ये इंटरेस्ट बढ़ाने लग जाएंगे। ये वाला जो इंटरेस्ट रेट लिखा है, ये वाला लिखा है, समझ गए इस बात को? इस पर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा समझा दूंगा बंटी, टेंशन मत लो। आगे देखो, आगे देखो। अगर बोलता है कि बॉन्ड पे जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो ज्यादा है और मार्केट में जो दूसरी चीजों पर इंटरेस्ट है वो कम है, तो क्या होगा? भाई साहब दुनिया कहेगी मार्केट में कम इंटरेस्ट मिल रहा है, यहां से पैसा छोड़ के बॉन्ड पे लगा दो। किस पे लगा दो? बॉन्ड पे। बॉन्ड पे लगाओगे तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ने लग जाएंगे भाई, बॉन्ड के प्राइस बढ़ने लग जाएंगे और फिर ये बॉन्ड की मार्केट देखेगी ओहो सब लोग मेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो ये लोगों को जो इंटरेस्ट दे रही है वो गिरा देगी, इंटरेस्ट दे रही है वो गिरा देगी, समझ लो? इंटरेस्ट दे रही है वो गिरा देगी। तो बस इस बात को ध्यान रखना। ये थी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लो जी, पहला लिखा है, पोल भी चालू कर रहा हूं आपके लिए। प्रिकॉशनरी मोटिव या प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस पीपल वांट टू होल्ड। लोग प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस जो होल्ड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड बातें लिखी हैं और मैंने आपको समझाया भी हुआ है कि प्रिकॉशनरी जो मनी बैलेंस होता है वो इनकम इलास्टिक होता है और इंटरेस्ट रेट से इन इलास्टिक होता है या नॉट वेरी सेंसिटिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहां ये लाइन कहां है सर? ये लाइन कहां है? ये लाइन यहां है राज्य, मैंने पढ़ाई थी आपको। कहां है लाइन? ये देखिए ना, नॉट वेरी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट और इनकम इलास्टिक, प्रिकॉशनरी वाली साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ठीक भी लगता है। ठीक है, यहां पर आ गया, ये रहा जी, ये रहा। ए वाले के साथ ही चले जाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, ए वाला ही सही है। सबसे जल्दी आंसर दिया है पृथ्वीराज सिंह ने, बहुत दिनों में टॉप पे आए हो भाई। दूसरे पे फैजान है, तीसरे पे लवेश है। अगले पे आ जाओ। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की बात कर रहे हैं, पोल यहीं से चालू कर देता हूं। स्पेकुलेटिव सट्टा खेलने के लिए जो मनी डिमांड होती है ये किस पे डिपेंड करती है? ये भैया ये टोटली डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे। अगर तुम्हें मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो तुम सट्टा ज्यादा खेलोगे, ज्यादा स्पेकुलेशन करोगे, है? अगर मार्केट में तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो तुम स्पेकुलेशन ज्यादा करोगे कम करोगे? हम बोलेंगे हम स्पेकुलेशन कम करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य जिस इंटरेस्ट रेट की ये बात कर रहा है वो अदर देन बॉन्ड है। क्या है? अदर देन बॉन्ड। अगर अदर देन बॉन्ड पे तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो तुम बॉन्ड कम खरीदोगे। बस बॉन्ड को ही वो स्पेकुलेशन बोल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अगर तुम्हें सेविंग पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो तुम स्पेकुलेशन कम करोगे, राइट? तो बोलता है कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट रेट से नेगेटिवली रिलेटेड है, तो इट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स। बस इस बात को ध्यान रखना भाई। यहां पर इंटरेस्ट रेट की बात कर दी है इसने, ठीक है? पृथ्वीराज, अक्षत, अंतरिक्ष गुप्ता, फिर से बात समझना। इन चीजों पर, मार्केट वाली चीजों पर जो है और इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का यहां पर बात की हुई है। बॉन्ड में पैसा लगाने को स्पेकुलेशन बोल रहा है, उसके अलावा जो तुम दूसरी सेविंग्स कर रहे हो उसको वो स्पेकुलेशन नहीं बोल रहा है। ठीक है जी, चलो जी। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है? इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बना हुआ है, कहता है केन्स के हिसाब से अगर करंट इंटरेस्ट रेट हाई है, करंट होता है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड वाला इंटरेस्ट रेट हाई है, ठीक है? तो इन सब में से कौन सी लाइन
ठीक है। तुम बोलोगे यार सर ये क्वेश्चन कहां से आया है? देखो जी पहले बता देता हूं, अगर करंट इंटरेस्ट रेट हाई है तो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। चार्ट है आपके लिए, आलू की चार्ट नहीं है, चार्ट है ये। अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगा, ओ बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। करंट इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट से इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट से इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। क्रिटिकल मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया? चलो जी, तो क्या लिखा है? कहता है करंट इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, करंट मतलब आरसी इज मोर देन आर एन। आर एन आर एन आर एन क्यों बोला? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर एन क्यों बोला सर, ये बताओ, वहीं की वहीं लिख दो। हाँ मैं इस पॉइंट को बीच में बता देता हूं, सॉरी। आर एन बोला करंट को और आरसी बोला क्रिटिकल को। हाँ हाँ, आर एन आरसी देख लेना यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर एन करंट वाला है, आजा आजा। ये बोलता है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट यानी मार्केट वाला इंटरेस्ट रेट कम है। तो जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम है तो इसका बॉन्ड प्राइस से नेगेटिव रिलेशन होता है, तो ऐसे में बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा होगा। देखो बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा होगा, कहां लिखा है? थर्ड पे लिखा है बॉन्ड प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर, है ना? बॉन्ड प्राइस विल राइज इन द फ्यूचर, और बॉन्ड प्राइस का एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट से, इसके इंटरेस्ट रेट से नेगेटिव रिलेशन होता है, तो यहां फॉल है। तो बोल रहे सर 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 क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया? देखो जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए, आपको इजी करता हूं चीजों को। देखो जी, देखो जी, टॉप पे रहे हैं फैजान, अल्पोन और लवेश। देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझना। बॉन्ड प्राइस और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशन होता है, बात समझते हो आप? ठीक है, बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशन होता है। बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो ये तो लाइन लिखी है, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। लेकिन बात यह है कि अगर तुम्हें बॉन्ड पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, बॉन्ड पे अगर तुम्हें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, करंट इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो ऐसे में क्या होगा? करंट इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो तुम बॉन्ड को ही खरीदना पसंद करोगे। मान लो मार्केट में 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यहां 6 का मिल रहा है, सब इसके पीछे पड़ जाएंगे, सब इसके पीछे पड़ जाएंगे बॉन्ड के पीछे, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया तो फिर धीरे धीरे इस पर ही इंटरेस्ट रेट मिलना कम हो जाएगा, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम होता रहेगा। ठीक है ना? ओके, चलो जी, 3 थ्योरी तुम्हारी हो चुकी है। तीसरी थ्योरी में 2 छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, उनको जितना कम समझो उतना बढ़िया है, क्योंकि एमसीक्यू पर्पस के लिए है नहीं। कहता है अगर तुम किसी इंडिविजुअल के लेवल पे देखो, इंडिविजुअल मतलब एक अकेले इंसान के हिसाब से देखो, तो अगर उसका आर एन आरसी से ज्यादा हुआ, मतलब आर एन का मतलब क्या होता है? मार्केट का इंटरेस्ट रेट। अगर मार्केट में 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और बॉन्ड पे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यार वो ये थोड़ी करेगा थोड़ा सा पैसा मार्केट में लगाएगा थोड़ा सा बॉन्ड पे लगाएगा, नहीं नहीं, वो सारा ही पैसा बॉन्ड पे लगा देगा। कहां लगा देगा? सारा पैसा बॉन्ड पे। तो ये उसका कर्व बना रखा है मनी डिमांड का, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसने बॉन्ड पे सारा पैसा लगा दिया। जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है उसको एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है। अब देखो क्या रहा है, अगर आर एन कम है और आरसी ज्यादा है, यानी बॉन्ड पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो कम है और मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो कहता है सारा ही पैसा मार्केट में लग जाएगा, बॉन्ड से सारा पैसा निकाल लेते हैं हम, सारा ही पैसा मार्केट में लग जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है? 2 कर्व बना रखे हैं, सिर्फ इतने में ही कहानी सेट कर रखी है, इसके अलावा और कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी ध्यान रखनी नहीं है आपको। इतना ही ध्यान रखना है इसको यार, इसकी डिटेल पे जाना ही नहीं, इसकी डिटेल में चले गए तो दरिया में डूब गए। और वैसे ये डायग्राम है,
इंडिविजुअल के स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बता रखे हैं यहां पर, इंडिविजुअल की स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, कि इंडिविजुअल कितनी स्पेकुलेशन कर सकता है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। भाई साहब ये बोलता है कि या तो वो पैसा मार्केट में रखेगा या वो बॉन्ड पे लगाएगा। अगर बॉन्ड पे उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, आरएन बोलते हैं ना, अगर ये ज्यादा है आरसी से, तो वो सारा पैसा यहीं लगा देगा। लेकिन अगर आरसी ज्यादा है आरएन से, तो वो सारा पैसा यहीं लगा देगा, दोनों में से एक जगह लगाएगा पैसा। ठीक है, इसलिए दोनों का मिक्स कर्व नहीं है। ठीक है, लेकिन पूरे देश के लेवल पे बात करता है, पूरे देश के लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे उसने मनी डिमांड कर्व बनाया है। तो एग्रीगेट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, इसको समझना। देखो डिमांड फॉर मनी 3 रीजन की वजह से है, केन्स ने बोला। एक ट्रांजैक्शन की वजह से, दूसरा प्रिकॉशन की वजह से, तीसरा सट्टा खेलने की वजह से। कहता है सट्टा खेलने की अगर बात करें तो सट्टा खेलना भी इंटरेस्ट रेट से नेगेटिवली रिलेट करता है, समझ रहे हो। अगर मार्केट में तुम्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो तुम सट्टा कम खेलोगे, स्पेकुलेटिव डिमांड कम करोगे, मार्केट में पैसा लगा दोगे। तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे डिमांड कर्व बना रखा है। कहता है ये एक्सट्रीम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट में हद से ज्यादा तुम्हें इतना इंटरेस्ट मिल सकता है आर स्टार, तो मैक्सिमम मिल गया तो तुम सट्टा खेलोगे ही नहीं, जीरो कर दोगे। अगर तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा तो तुम थोड़ा सा सट्टा खेलोगे, और कम मिलेगा तो तुम सट्टा और ज्यादा खेलोगे। मार्केट में बहुत कम इंटरेस्ट भी हो सकता है। कहता है अगर एक समय ऐसा आया, देखो जी जो अब बात बता रहा हूं उसको भेजे में घुसाना बस, ठीक है प्रियल ध्यान से सुनो। कहता है अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट का बहुत ही कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो गया, तो लोगों को लगने लगेगा अब अपने पास सारा पैसा कैश के फॉर्म में रखेंगे हम। क्या बोलेंगे लोग कि भैया इंटरेस्ट रेट मार्केट में बहुत कम मिल रहा है, हम सारा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। लिक्विड, लिक्विड किस फॉर्म में? लिक्विड। इंटरेस्ट रेट कभी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना दोस्त। कहता है दिस इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट। आप इसको और नीचे भी बना सकते थे, और नीचे भी बना सकते थे, लेकिन कहीं तो बनाना था, तो मॉड्यूल ने यहां बना दिया। कहता है अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया तो तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम सारा ये अपने पास कैश के फॉर्म में रखोगे। कितना पैसा है? इतना पैसा है, सारा अपने पास रख लोगे और लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाओगे। लिक्विडिटी ट्रैप मतलब कैश ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है तो लोग पैसा सारा अपने पास ही रखते हैं। कहां रखते हैं? अपने पास लिक्विड फॉर्म में कैश रखते हैं, बस। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। यहां पर सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी फ्लॉप हो जाती है। यहां पर क्या हो जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी फ्लॉप हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है। यह वर्ड ध्यान रखना, इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट यानी आरबीआई यहां पर मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करे, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज डिक्रीज करे, तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता, लोग अपने पास टोटल कैश रखते ही रखते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, तो भैया इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको एक बात ध्यान रखना है जो एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम से रिलेटेड वाली बातें बता रहा हूं, यही पेपर रिलेटेड बात है। कहता है व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स टू वेरी लो लेवल, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तो एक्सपेक्टेशंस इज दैट इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो एंड कैन नॉट गो फर्दर लोअर। कहता है जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया तो इकोनॉमी में ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे कम नहीं जा सकता, दिस इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट लेवल, इससे कम नहीं जाएगा। तो यहां पर दैट इज ऑल पॉसिबिलिटी इट विल मूव अपवर्ड। कहता है कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची हुई है कि इंटरेस्ट अब ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके चलो जी। ऐसे में तुम्हें पता है जब इंटरेस्ट रेट राइज करता है, बढ़ता है, तो बॉन्ड प्राइस फॉल होते हैं, इतना तुम्हें पता ही है क्योंकि दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है, शुरू में बताया था मैंने। ठीक है, तो टू होल्ड बॉन्ड एट दिस लो इंटरेस्ट इज टू टेक ऑलमोस्ट सर्टेन रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस। कहता है अगर इस लोअर इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट बहुत कम है,
अगर हम अब बॉन्ड परचेज कर लेंगे तो हमें कैपिटल लॉस होने के चांस है। जैसे कैपिटल गेन होता है ना, कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन क्या होता है? मैंने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, राजू चाहता है कि 101 में वो खरीद ले, तो मेरे बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, 1 रुपए का कैपिटल गेन है। अगर इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है मार्केट में, तो बॉन्ड से क्या होगा? लोग कहेंगे, बॉन्ड वाले कहेंगे कि यार मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। बॉन्ड वाले भी अपना इंटरेस्ट रेट गिराने लगेंगे, कहेंगे हम तो उससे बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट गिराओ, मार्केट के लेवल तक पहुंचाओ, शायद मार्केट से हल्का सा ऊपर रखें लेकिन वहां तक पहुंचाओ। तो बॉन्ड भी थोड़े से अट्रैक्टिव कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और लोग कहेंगे यार बॉन्ड पे धीरे धीरे इंटरेस्ट फॉल हो रहा है, तो 100 रुपए वाला बॉन्ड मुझे 100 में नहीं चाहिए, बल्कि मैं बेचना चाहूंगा, भाई तू बॉन्ड ले ले मुझसे, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो रहा है, मेरे को कैश ही चाहिए, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो रहा है, मैं बॉन्ड भी बेच दूंगा, बॉन्ड बेच दूंगा तो मेरे को कैपिटल लॉस हो सकता है, राइट? तो यहां पर बॉन्ड होल्ड करना मतलब कैपिटल लॉस। तो लोग बोलते हैं दस डिजायर टू होल्ड बॉन्ड इज वेरी लो, लोगों का मन नहीं करता बॉन्ड होल्ड करने का, यानी ऑलमोस्ट जीरो बॉन्ड होते हैं लोगों पे, कहते हैं नहीं होल्ड करेंगे, नहीं होल्ड करेंगे। लोग चाहते हैं मनी को होल्ड करना इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म मतलब कैश में, ठीक है? ये ऐसी डिजायर इनफाइनाइट पहुंच जाती है, अनलिमिटेड पहुंच जाती है, ठीक है? अनलिमिटेड पहुंच जाती है, ठीक है? तो ऐसे में स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक विद रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। कहता है ऐसे में स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है, मतलब ऐसा वाला पैरेलल सिचुएशन आ जाती है, जब डिमांड कर्व वैसा होता है तो परफेक्टली इलास्टिक होता है ना, तो यहां परफेक्टली इलास्टिक हो गया नीचे, ठीक है? अब कितना भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता रहे, लोग इतना ही पैसा होल्ड करके रखेंगे, सारा ही पैसा है बेसिकली वो, ठीक है? और जो मनी डिमांड कर्व है स्पेकुलेटिव डिमांड का, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब गिरता 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 एक टाइम पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। इस सिचुएशन को बोलेंगे लिक्विडिटी ट्रैप। इन सच अ सिचुएशन द मॉनेटरी अथॉरिटी इज अनेबल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी विद मॉनेटरी पॉलिसी। कहता है इस सिचुएशन में जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो इकोनॉमी को सही नहीं कर पाती, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज जीरो, मतलब आप पैसा होल्ड करके रख रहे हो, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी तुम्हारे पास पैसा है, तुम कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। वैसे तुम्हें पता ही है कि जब हम पैसा होल्ड करके रखते हैं तो हम क्या सेक्रीफाइस करते हैं? इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करते हैं। तो कहता है यहां तुमने पैसा होल्ड करके रखा हुआ है, तुम ना के बराबर इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत कम मिल रहा है, इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है। इवन इफ द मॉनेटरी अथॉरिटी इंक्रीज मनी सप्लाई, मॉनेटरी अथॉरिटी यहां पर मनी सप्लाई इंक्रीज भी कर दें, तो पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी। होल्ड का मतलब होता है होल्ड। अगर सेंट्रल बैंक सप्लाई बढ़ा भी दे तो इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि लोग उस पैसे को फिर से कैश में रख लेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कॉन्सिक्वेंटली लोगों के पास एक्सेस फंड आ जाएगा एंड मे नॉट बी कन्वर्ट इनटू न्यू इन्वेस्टमेंट। वो फंड आएगा तो उसको वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो मनी सप्लाई बढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो लिक्विडिटी ट्रैप इज सिनोनिमस विद इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान रखना, एक पढ़ाया था क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट में फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। एक है लिक्विडिटी ट्रैप, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। जिसको समझ नहीं आया, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। देखो जी, जिस बच्चे को लिक्विडिटी ट्रैप समझ नहीं आया वो समझ लो, दोबारा समझ लो। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा लिक्विडिटी ट्रैप से? लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है जाल, लिक्विड का मतलब होता है कैश। कीन्स भाई साहब कहते हैं कि कभी कभी इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि लोग पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं है, पैसा कैश रखते हैं अपने पास, सारा पैसा कैश रखते। सप्लाई बढ़ाने की कोशिश भी करे, लोगों को लोन दे भी दे, तो लोग पैसा लेकर, लेंगे नहीं वैसे तो लोन, लेकिन ले लिया तो लेकर फिर से वो इस पैसे को कैश ही रख लेंगे, मार्केट में लगाएंगे नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है। यानी देखो ना, मनी डिमांड कर्व वैसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। कहता है इतना इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट है, तो इतनी मनी की क्वांटिटी मान लो हम सट्टे में लगाएंगे। इंटरेस्ट
अगर कम मिल रहा है तो भैया बैंक से निकालो पैसा, सट्टे में ज्यादा लगाओ। इंटरेस्ट और कम मिल रहा है तो बैंक से और निकालो पैसा, सट्टे में और ज्यादा लगाओ। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना नॉर्मली। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम, तो मनी डिमांड कर्व ऐसा हो जाएगा कि बैंक के अंदर पैसा बचेगा ही नहीं, सारा पैसा खुद के पास बचेगा, सारा पैसा खुद के पास बचेगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी काम ही नहीं करेगी, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया। तो इसको भी भूल जाओ यार, सिंपल सा जितना मैंने बात बताई है इतना ध्यान रखो, लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है, दैट्स इट। ओके, ठीक है शिवानी, सॉर्टेड है मामला। चलो जी, एक बार मैं चाहूंगा कि आपको, देखो जी, 3 थ्योरी मैंने करा दी है, 3 थियरीज हम कर चुके हैं, बाकी 3 लप्पू सी थ्योरी बची है। एक बार आप बच्चों को रेस्ट देने के लिए अभी तक का लीडर बोर्ड दिखाते हैं। अभी चल रहे हैं टॉप पे लवेश, फिर नीलेश, उदित, प्रीतम, प्राची, तान्या, कृष, भवानी, ऋषिकेश और प्राची चोपड़ा, ये बच्चे चल रहे हैं। दोनों प्राची इंटेलिजेंट है भाई। अभी आपको छोटा सा एक मुन्ना मुन्नी ब्रेक दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा रेस्ट मिले। मुन्ना मुन्नी ब्रेक ले लो, 3 मिनट का ब्रेक ले लो भाई, फिर आधा घंटा और पढ़ते हैं। आधा घंटा और पढ़ते हैं और वो छोटी छोटी थ्योरी बची है बस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
ब्रेक ब्रेक हो गया, तेल लेने गया, खत्म हो गया ब्रेक भाई। कम 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 कम। कुल मिला के 6 थ्योरीज है, समझे? 6 थ्योरीज है मनी डिमांड की। 3 आपने पढ़ ली है, 3 और बची हैं। कौन कौन सी बची है भाई? एक बार चार्ट देख लेते हैं कौन कौन सी बची है। ये लो जी, 6 थ्योरी है, इन तीनों को पढ़ लिया है। अब जो ये 3 थ्योरी बची है ना, इन तीनों को बोलते हैं पोस्ट केनेजियन थ्योरी। क्या बोलते हैं? पोस्ट केनेजियन थ्योरी, यानी केन्स के बाद की दी हुई थ्योरीज। केन्स की थ्योरी आ गई ना, उसके बाद की 3 थ्योरी हैं, इन्वेंट्री अप्रोच, फ्रेडमैन और डिमांड फॉर मनी की एक और धीरे धीरे कर लेंगे, छोटी छोटी है बिल्कुल, लप्पू लप्पू सी। ठीक है, अगली पे आते हैं भैया, चौथे नंबर की इन्वेंट्री अप्रोच की थ्योरी पे। ठीक है, आते हैं भाई साहब। इन्वेंट्री अप्रोच समझाने से पहले कुछ आपसे बातें करूंगा, वो बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री अप्रोच की थ्योरी बोमुल ने दी थी और टॉबिन ने दी थी, 2 बंदों ने मिलकर दी थी। बहुत आसान। नीरज देखो, कोई बच्चा चाहता है कि सर क्लास बंद कर दो, तो वो अपना फोन को या लैपटॉप को स्विच ऑफ कर दो, क्लास बंद हो जाएगी। बहुत आसान सी बात बताऊंगा, जितना मुश्किल कॉन्सेप्ट अभी आपने किया है ना, वो बहुत मुश्किल था, अब बहुत आसान बचा हुआ है। देखो कितनी आसान बात है। ठीक है, बोमुल और टॉबिन मनी की डिमांड को कैसे समझाते थे, इनकी क्या राय थी मनी डिमांड के ऊपर? पहली बात तो ये मनी डिमांड को इन्वेंट्री बोलते थे, ये हर चीज को इन्वेंट्री बोलते थे। ठीक है, मनी डिमांड को क्या बोलते थे? ये इन्वेंट्री। ये कहते थे पृथ्वीराज सिंह कि हम जो भी हमारे पास पैसा होता है, हम कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं। राइट, ये ऐसा बोलते थे। तो मनी की डिमांड को इन्वेंट्री बोला है। बोमुल और टॉबिन दोनों ने मिलकर बताया कि हम पैसे को 2 तरीके से अपने पास स्टोर करके रखते हैं। अ अ अ अ कहता है मनी को, अबे आजा आजा भैया आजा, मनी को हम 2 तरीके से अपने पास स्टोर करके रखते हैं। एक तो हम अपने पास कैश मनी रख लेंगे, दूसरा हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे। अब पता है क्या है यार, ये वर्ड मुश्किल यूज कर रहा है, कह रहा है इन्वेस्ट की बात नहीं कर रहे, ये इसके लिए बोलता है हम किसी इंटरेस्ट अर्न करने वाले एसेट पे पैसा लगाएंगे, इंटरेस्ट बियरिंग अपॉर्चुनिटी या एसेट पे पैसा लगाएंगे, इंटरेस्ट बियरिंग अपॉर्चुनिटी या एसेट पे पैसा लगाएंगे, बस ये इतनी सी बात कहता है। केन्स भी तो ऐसे कहता था। केन्स कहता था हम अपने पास कैश रखेंगे 2 पर्पज के लिए, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी, और कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। इसने लैंग्वेज चेंज कर दी, उल्लू बना दिया, इसने उल्लू बना दिया। 2 बंदों ने मिलकर उल्लू बनाया है, बस उनकी बात आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखेंगे कंटेंट क्या है। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस, कितना ट्रांजैक्शन करने के लिए तुम्हें बैलेंस अपने पास रख रहा है, इसकी इन्वेंट्री अप्रोच, इसको इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच भी बोलते हैं। बोमुल और टॉबिन 2 बंदों ने मिलकर दी, इसको रियल कैश बैलेंस या फिर मनी कैश बैलेंस के नाम से पुकारा जाता है, और इसको मनी को देखा गया है एज इन्वेंट्री। मनी को क्या मानते हैं? ये इन्वेंट्री मानते हैं, जो हम पैसे की डिमांड करते हैं। कहते हैं जी हमारे पास 2 मीडियम होते हैं, 2 मीडिया लिख दिया, मीडिया या मीडियम एक ही बात है। 2 मीडियम होते हैं पैसा स्टोर करने के, 2 वजह से हम पैसा स्टोर करते हैं। एक अपने पास कैश की फॉर्म में, और दूसरा इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट में, यानी ऐसी चीज जिससे हमें इंटरेस्ट मिलता हो, बॉन्ड में। इतनी लंबी लाइन लिख दी, सीधा लिख देता बॉन्ड में, ठीक है, सीधा लिख देता बॉन्ड में। लेकिन ये कहता है, देखो जी, अब इसके कहने की बात कितनी अच्छी है। कहता है मान लो जी आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 60 रुपए आपने मनी एज कैश रखी हुई है, 40 रुपए के आपने इंटरेस्ट बियरिंग एसेट यानी बॉन्ड खरीद लिए। ठीक है, ये कहता है कि अगर मान लो बॉन्ड पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा,
तो आप अपना पैसा यहां शिफ्ट कर सकते हो, शिफ्ट कर लोगे मतलब अपनी कैश में नहीं उठाकर बॉन्ड में पैसा लगा दोगे। लेकिन राज्य शिफ्ट करने की भी एक कॉस्ट होती है जिसको सब भूल गए थे, ब्रोकरेज। ये इसने बोला, देखा कितना मस्त है। बोमुल टोबिन क्या बोलते थे, जब आप अपना पैसा शिफ्ट करते हो, ट्रांसफर, शिफ्ट को क्या बोला इसने, ट्रांसफर। कहता है जब तुम अपने कैश को बॉन्ड में ट्रांसफर करते हो तो तुम्हें ब्रोकरेज देनी पड़ती है, ये एक मेन कॉस्ट है जिसको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी ब्रोकरेज फीस ज्यादा होगी तो तुम ऐसे ट्रांसफर नहीं करोगे, कम करोगे, राइट। और इसकी कहानी, इसकी चर्चा बोली हुई है भाई साहब। इसने बोला कि देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांसफर करने की एक फिक्स्ड कॉस्ट है जिसे बोलते हैं ब्रोकरेज, ब्रोकर की फीस होती है। तो अब बोमुल टोबिन बोलते हैं एक बंदा थोड़ा सा पैसा कैश रखता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बियरिंग एसेट पे लगा देता है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन रखता है अपने पास। शुरू से वैसे ये बोल रहे थे, मुझे आपको समझाना ही ऐसे चाहिए था, मुझे समझाना चाहिए था कि इन्वेंट्री अप्रोच के हिसाब से ये बोलते हैं कि थोड़ा सा बंदे अपने पास कैश रखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट बियरिंग एसेट पे पैसे लगाते हैं, यानी एक बंदा कॉम्बिनेशन होल्ड करके रखता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होल्ड करके रखता है। तो बोला एज पर बोमुल पीपल होल्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड एंड कैश बैलेंस। दोनों ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मतलब एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रखते हैं अपने पास, सो दैट मिनिमाइज कर ले वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें उनको ये ना लगे कि भैया देखो ऐसा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कैश रखा है, थोड़ा सा बॉन्ड पे लगा दिया, कि इनको ये ना लगे कि मैंने कैश कहीं ज्यादा रख लिया, कैश ज्यादा रख लिया तो मैं इंटरेस्ट अर्न कर सकता था, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गई मेरी। तो उसको बुरा भी ना लगे कि इतना ऑप्टिमम अमाउंट रखा है और इतना इन्वेस्टमेंट रखी है आपने बॉन्ड के अंदर, कि उसको बुरा ना लगे कि हाँ भी ब्रोकरेज फीस भी देनी पड़ी है मुझे। तो ब्रोकरेज और इंटरेस्ट रेट दोनों को मिनिमम करके ये एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अपने पास रखना चाहता है एक बंदा। ऐसा ही होता है आज के जमाने में। क्या तुम्हें ये याद करना है? नहीं नहीं, तुम्हें याद ये करना है जो इस अप्रोच से आएगा। इन्वेंट्री अप्रोच बोलती है कि जो हम मनी इन कैश होल्ड करना चाहते हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है इंसान की इनकम से। जब आप अमीर होते हो तो ज्यादा पैसा रखते हो, किसमें? कैश भी ज्यादा रखोगे, बॉन्ड में भी लगाओगे भाई। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर, अगर आपको लगेगा कि तुम कैश से पैसा बॉन्ड में ट्रांसफर करोगे तो ब्रोकरेज ज्यादा है, क्या क्या क्या, ब्रोकरेज ज्यादा है, तो आपको अगर ब्रोकरेज ज्यादा देनी पड़ेगी तो आप अपने पास सिर्फ कैश रखोगे, बॉन्ड में पैसा नहीं लगा पाओगे। तो अपने पास कैश पैसा ब्रोकरेज फीस पे भी डिपेंड करता है। भाई साहब आप कितनी ब्रोकरेज दे रहे हो, आप ज्यादा ब्रोकरेज दोगे तो आप लगेगा ना यार ब्रोकरेज फीस ही देनी पड़ेगी, तो क्यों दे रहे हैं, आप कैश रख लो। तो डायरेक्टली रिलेटेड है। और ये कैश का पैसा इनडायरेक्टली रिलेटेड है कैरिंग कॉस्ट से। यानी अगर आप अपने पास कैश कैरी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है मार्केट में, तो आपको बुरा लगेगा, आप कहोगे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो अपने पास मत रख, मार्केट में लगा दे। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो तुम सेक्रीफाइस करते हो, फोरगोन करते हो, फोरगोन का मतलब होता है सेक्रीफाइस। आप अपने पास कैश रख के सेक्रीफाइस कर रहे हो इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा तो आप अपने पास कैश कम रखोगे। कैरिंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट रेट है। और नंबर ऑफ टाइम्स बॉन्ड ट्रांजैक्शंस आर मेड, कहता है जितने ज्यादा तुम्हें ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे उतना ज्यादा तुम्हारा मत्था घूमेगा, दिमाग खराब होगा, तो आपका मन नहीं करेगा कैश रखने का। समझ लो, आपने बॉन्ड रखे हुए हैं तो बॉन्ड ही रखे रखोगे, ट्रांजैक्शन बार बार नहीं करोगे आप। ओके चलो जी ठीक है, ये चौथी अप्रोच हो गई है। इसमें बस तुम्हें एक पंगा ध्यान रखना है, बोमुल ने पंगा ले लिया, बोमुल ने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया। फॉर्मूला फिर से बताता हूं, स्क्वायर रूट 2by अपॉन आर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, यह कहता है बोमुल हैज प्रूव्ड दैट एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल विच मिनिमाइज कॉस्ट। कहता है सी का मतलब है एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल। इसका एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, इसका एक स्क्वायर रूट निकाल देना, पूरे का निकलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले का नाम है
स्क्वायर रूट रूल, बस इतना ही ध्यान रखना है भाई। इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा, बस इतना ही ध्यान रखना फॉर्मूला बस। अगली थ्योरी आती है भैया फ्रेडमेंस रीएस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। कहता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो इरविंग फिशर ने दी थी 1911 में, उसको रीस्टेट किया है। रीस्टेट मतलब दोबारा दोहराया है। किसने? फ्रेडमैन ने इरविंग फिशर की थ्योरी को दोबारा दोहराया है। ओ सॉरी, इरविंग फिशर की थ्योरी नहीं, कीन्स की थ्योरी को। कीन्स की थ्योरी में भी 3 मोटिव थे, उसमें तीसरे मोटिव को दोबारा दोहराया है। तो लिखता है मिल्टन फ्रेडमैन 1956 में एक्सटेंडेड कीन्स स्पेकुलेटिव मनी डिमांड, जो तीसरा मोटिव था उसको दोबारा दोहराया विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एसेट प्राइस थ्योरी। इसने अपनी थ्योरी को एसेट प्राइस थ्योरी बोला। तो कहता है डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय 2 थिंग्स। कहता है इंसान की मनी की डिमांड 2 चीजों से अफेक्ट होती है। पहली है उसकी परमानेंट इनकम, ये जो लाइन लिखी है इसको काट दो, बकवास लाइन है ये मॉडल के हिसाब से। यानी जो भी पैसा वो परमानेंट कमाएगा, उसको भरोसा है कि इतना वो कमाएगा, उससे मनी की डिमांड अफेक्ट होगी। और रिलेटिव रिटर्न ऑन एसेट, एसेट का मतलब हो गया यहां पर बॉन्ड जिसमें कुछ ना कुछ रिस्क शामिल हो। बॉन्ड भी रिस्की होते हैं, कंपनी बंद हो गई तो बॉन्ड गए। तो ध्यान रखना दोस्त, ये कहता है मिल्टन फ्रेडमैन कि मैं केन्स के तीसरे वाले मोटिव को दोबारा दोहरा रहा हूं। यह कहता है कि मनी की डिमांड अफेक्ट होती है 2 चीजों से, एक तो इंसान की परमानेंट इनकम, दूसरा कि एसेट यानी बॉन्ड पर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि फ्रेडमैन कहता है मनी डिमांड के 4 डिटर्मिनेंट है। कितने? 4। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से बन भी जाएगा क्वेश्चन भाई, रूपल दुबे यहां से पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहां से कहता है मनी डिमांड डिपेंड करती है तुम्हारी टोटल वेल्थ पे। टोटल वेल्थ का फॉर्मूला है परमानेंट इनकम अपॉन डिस्काउंट। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, ये मैथमेटिक्स लगेगी इसके अंदर। मैथमेटिक्स परपेचुएट वाली करिए ना, ए अपॉन आई, ए होता है आई होता है। खैर मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा अभी आपको, परपेचुइटी पढ़ लिया होगा शायद आपने, ठीक है। बस ये आ जाएगा। डिस्काउंट रेट कैसे निकलता है? डिस्काउंट रेट दोस्तों एक एवरेज रिटर्न होता है 5 एसेट्स का। 5 एसेट्स हैं जहां पर तुम पैसा लगाते हो, या तो कैश रख लो मनी, या बॉन्ड, या शेयर, या फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब कि कोई कार मशीन वगैरह। ह्यूमन कैपिटल मतलब एजुकेशन और हेल्थ पे तुम पैसा लगाओ। इन 5 से जो भी तुम्हें रिटर्न मिलता है उसकी एवरेज वैल्यू निकाल दो, उस एवरेज वैल्यू को बोलते हैं डिस्काउंट रेट। तो आपकी टोटल प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो टोटल वेल्थ तुम जानते ही हो, आपकी टोटल वेल्थ पे डिपेंड करता है कि तुम कितना पैसा होल्ड करोगे, ठीक है जी। आपकी टोटल वेल्थ ज्यादा है तो तुम ज्यादा डिमांड करोगे, टोटल वेल्थ कम है तो तुम कम डिमांड करोगे। प्राइस लेवल पे मनी की डिमांड पॉजिटिवली रिलेट करती है भाई। चीजें प्राइस लेवल ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा पैसा होल्ड करके रखना पड़ेगा, पॉजिटिवली रिलेटेड है। कहता है राइज मनी डिमांड राइज इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग डिक्लाइन। कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट या रिटर्न जो तुम बॉन्ड और स्टॉक से लेते हो। मेरे पास कुछ पैसा रखा है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो मैं अपना पैसा यहां लगा दूंगा तो मनी डिमांड कम कर दूंगा। लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट रिटर्न बहुत कम मिल रहा है तो मैं मनी डिमांड को बढ़ा दूंगा, यहां से हटा के पैसा यहां लगाऊंगा ना, काहे को रिस्की मैटर में लगाया। तो बोलता है मनी की डिमांड राइज करती है अगर ये इंटरेस्ट रेट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी मेरी बहुत कम हो। तो इंटरेस्ट ही मार्केट में बहुत कम मिल रहा हो तो सारा पैसा हम कैश पे रख लेंगे। अगला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से पॉजिटिव रिलेशन है मनी डिमांड का। देखो प्राइस के बढ़ने को क्या बोलते हैं, नहीं पॉजिटिव रिलेशन नहीं है भाई। देखो प्राइस के बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं बोलते। पहली बात तो 1-2 चीजों का प्राइस बढ़ जाए तो तुम्हें ज्यादा पैसा रखना पड़ता है, लेकिन अगर ऑलमोस्ट सभी चीजें महंगी हो रही है तो हमारी मनी की वैल्यू खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। मान लो 100 रुपए में पहले 10 समोसे खरीद रहे थे, अब समोसा 20 का हो गया तो 100 रुपए में 5 समोसे आएंगे। देख रहे हो, इन्फ्लेशन की वजह से मनी की वैल्यू कम हो जाती है, तो रखे रखे पैसा अपनी वैल्यू खो देता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर इन्फ्लेशन चल रही है बहुत समय से
तो हमारी रियल वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। जो कैश बैलेंस, मनी बैलेंस रखा है आपने, वो कम हो जाएगा। तो देयर बाय इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। तो इससे कैश रखना थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं रहता। इन्फ्लेशन का केस समझा रहा है, कहता है रखे रखे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, रखे रखे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। ये बातें केन्स ने नहीं कही थी, तो इसलिए रीस्टेट किया था मिल्टन फ्रेडमैन ने इन चार बातों को। इन चारों से क्वेश्चन आ जाता भाई। लास्ट वाली थ्योरी बची हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। ये लो जी, एक ऐसी लाइन लिखी हुई है, क्या बोलता है ये, इसको तुम्हारे साथ करूंगा। ये पता नहीं कौन सी थ्योरी से है, लेकिन एक लॉजिक लगेगा यहां पर, आप जरा इसको ध्यान दो। हायर, एक एक ऑप्शन को सेट करके देखो कौन सा सेट हो रहा है। ये पूछा है हायर द डैश, हायर वुड बी डैश, होल्डिंग कैश, लोअर विल बी डैश। पता नहीं क्या हायर लोअर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन फिट करके देखने पड़ेंगे यहां पर। अगर मान लो मार्केट में, मैं तुम्हें बोलता हूं इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो होल्डिंग की बात कर रहा है, तो पैसा होल्ड करने की बात करता है। हायर वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। मार्केट में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो मेरे को लगेगा जो मैं कैश होल्ड करके रख रहा हूं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है भाई, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। तो बुरा लगेगा ना कि मैं इस इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर रहा हूं कैश होल्ड करके, अपने पास कैश होल्ड करके इस इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, राइट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मेरे पास अब मनी की डिमांड यानी कैश की डिमांड कम हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, मेरे पास कैश है, इसकी डिमांड कम कर दूंगा, यहां लगा दूंगा पैसा। ठीक है, तो ये कहां लिखे हैं, इंटरेस्ट रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिमांड फॉर मनी, डी पे लिखा हुआ है। इसको टक 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 ठीक कर दो, पहुंचो डी पे। बोलोगे सर जबरदस्ती मैच कर दिया, एक एक ऑप्शन टिक करके दिखना था, टाइम टिकिंग था। लवेश, अक्षत, अल्पोन, नीलेश और क्रिश पंडित। वाचिवा वाचिवा वाचिवा। देखो क्वेश्चन आ जाएगा, रियल मनी क्या होती है। ठीक है, रियल मनी क्या होती है भाई साहब। रियल मनी, नॉमिनल मनी, दो चीजों की मनी होती है। नॉमिनल मनी टोटल मनी बोलते हैं, जब मनी को तुम प्राइस लेवल से एडजस्ट कर दो तो दिस इज कॉल्ड रियल मनी। तो रियल मनी इज नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल, बस इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी देखो 100 रुपए में आज 10 समोसे आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूं कि प्राइस महंगा हो गया, अब 100 रुपए में 5 समोसे आते हैं, समझे। तो मैं ये जो परचेजिंग पावर बोल रहा हूं, दिस इज रियल मनी। ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होती रहती है। ठीक है, तो बच्चा बोलेगा सर मनी सप्लाई को मतलब नॉमिनल मनी को प्राइस से डिवाइड कर दो, ये रियल मनी होती है। हाँ जनरली ऐसा होता है, लेकिन प्राइस नहीं, हम इन्फ्लेशन को ज्यादा बेटर मानते हैं। किसी चीज को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं वो ज्यादा बेटर मानते हैं, बस इतना ही ध्यान रखो, इसके लिए मैं पोल नहीं करा रहा। हाँ जी, हमारे पास इन्वेंट्री अप्रोच आई थी, इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच आई थी हमारे पास, इसके लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन है। इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच बोमुल और टॉबिन दोनों ने मिलकर दी थी। बोमुल और टॉबिन कहते थे कि एक इंसान मनी की डिमांड करता है, वो अपने पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन रखना चाहता है कैश का और बॉन्ड में इंटरेस्ट बियरिंग एसेट में पैसा लगाने का, राइट। तो इन्होंने बोला कि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा होगा तो भैया हम मनी की डिमांड कम करेंगे। देखो ना, किसी के पास अगर 100 रुपए हैं, उसने 60 का कैश अपने पास रखा है, 40 का बॉन्ड में पैसा लगा दिया। कहता है अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा तो हम थोड़ा सा पैसा यहां शिफ्ट कर देंगे, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा ब्रोकरेज फीस पे, राइट। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच ये एक्सप्लेन करती है कि नेगेटिव रिलेशन होता है बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट, तो ए वाला सही जाएगा। इसके बीच में कुछ और पॉइंट भी थे, ब्रोकरेज फीस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, लेकिन तुम बोलोगे सर आपने ये कैसे बोल दिया। तो राजे देखो, मैंने बोला था क्वेश्चन कहां से आना चाहिए, उसके लिए आपको लिखकर भी बताया था मैंने। ये लो जी, इनडायरेक्टली रिलेटेड विद कैरिंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, यहां पर कैरिंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट रेट है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया।
लवेश, अल्पोन और फैजान। चलो जी ठीक है, अगले पे आते हैं। कहता है जो दो बंदे थे बोमुल और टॉबिन, अकॉर्डिंग टू बोमुल और टॉबिन अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज, ऑप्टिमल यानी बेस्ट, तुम कितना पैसा अपने पास होल्ड करना चाहोगे, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताए थे। इंटरेस्ट रेट पे ये नेगेटिवली डिपेंड करता है, तो नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे ये पॉजिटिवली डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी हम उतना पैसा अपने पास होल्ड करके रख लेंगे। भैया ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों पे करेंगे, क्यों पे करेंगे हम, ब्रोकरेज फीस। ठीक है, इनकम और प्राइस लेवल पे पॉजिटिव डिपेंड करता है। ज्यादा इनकम होगी ज्यादा कैश रखेंगे, प्राइस भी ज्यादा होगा तो हम कैश भी ज्यादा रखेंगे अपने पास। तो तीनों के तीनों सही है। डी वाले के साथ चले जाएंगे, बोलेंगे भाई छोड़ के आगे तक। लवेश, अल्पोन और मदारा। चलो जी उस्ताद लास्ट वाली थ्योरी कर लेते हैं। लास्ट वाली थ्योरी का नाम है डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। ये थ्योरी अकेले बंदे टॉबिन ने दी है। पहले बोमुल टॉबिन एक साथ थे, फिर ये अकेला आ गया। कहता है मनी की डिमांड एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है, तो इंसान के रिस्की बिहेवियर पे डिपेंड करता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब कैश की प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। ये एक आर्टिकल लिखा था टॉबिन ने, उस आर्टिकल में कुछ पंगे किए थे, वो पंगे तुम्हारे सिलेबस में डाल दिए। तो कहता है कि एक इंसान एक ऑप्टिमली स्ट्रक्चर वेल्थ पोर्टफोलियो रखता है अपने पास, जो कि बोमुल टॉबिन दोनों ने बोला था। बोमुल टॉबिन दोनों ने बोला था कि एक इंसान दोनों चीजों को अपने पास रखता है। तो दोनों चीजें क्या है, कंप्राइज्ड ऑफ बोथ होती है। वो अपने पास बॉन्ड भी रखता है और कैश भी रखता है। ये बातें इन्वेंट्री अप्रोच में बोल दी थी। कहां बोल दी थी, इन्वेंट्री अप्रोच में बोल दी थी। ठीक है चंदू भाई कोई बात नहीं, इसको आसान भी करूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, दो अप्रोच में बोली थी। कहता है लेकिन एक चालाक बिहेवियर, रैशनल बिहेवियर ऑफ अ रिस्क अवर्स इकोनॉमिक एजेंट। रिस्क अवर्स का मतलब होता है, अवर्स का मतलब होता है फट्टू। जो रिस्क से डरता है उसे बोलते हैं रिस्क अवर्स। जो बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता वो भाई साहब थोड़ा सा अपने पास बॉन्ड रखेगा, थोड़ा सा कैश रखेगा। जो रिस्क ज्यादा लेना चाहता है वो बहुत सारा पैसा कैश में लगा और बॉन्ड में लगा सकता है। ठीक है, तो बोल रही है रैशनल बिहेवियर ऑफ रिस्क अवर्स इकोनॉमिक एजेंट इंड्यूसेस हिम टू होल्ड ऑप्टिमली स्ट्रक्चर वेल्थ पोर्टफोलियो। कहता है अपनी वेल्थ का एक ऑप्टिमल यानी बेस्ट कॉम्बिनेशन रखेगा, विच इज कंप्राइज ऑफ बोथ बॉन्ड एंड मनी, जिसमें बॉन्ड और मनी दोनों आएंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल रैशनल चालाक कंज्यूमर की तरह। ठीक है, बस अब खत्म हो गया। तो बोलता है द ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो वुड बी हायर इफ पोर्टफोलियो वर ऑल बॉन्ड्स। कहता है जो उसका पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो मतलब ओवरऑल होल्डिंग, थोड़ा सा कैश थोड़ा सा बॉन्ड। कहता है इस पोर्टफोलियो पे उसको ज्यादा रिटर्न तब मिलेगा जब उसने सारा कुछ बॉन्ड रखा होगा, सारा कुछ बॉन्ड रखा होगा। ठीक है, तब बॉन्ड रखा होगा, कैश रखा ही नहीं होगा, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत ज्यादा होगा। बट एन इन्वेस्टर हु इज रिस्क फट्टू विल बी विलिंग टू एक्सरसाइज अ ट्रेड ऑफ। जो रिस्क फट्टू होगा वो एक ट्रेड ऑफ करेगा। ट्रेड ऑफ का मतलब एक को ज्यादा दूसरे को कम, यानी कभी कैश ज्यादा बॉन्ड कम, कभी कैश कम बॉन्ड ज्यादा, वो ट्रेड ऑफ करेगा। यानी एंड सेक्रीफाइस टू सम एक्सटेंट हायर रिटर्न फॉर रिडक्शन इन रिस्क। कभी कभी उसको हायर रिटर्न मिल रहा होगा बॉन्ड पे, लेकिन वो हायर रिटर्न लेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ पैसा कैश भी होना चाहिए। वो कैश रखेगा जरूर, हायर रिटर्न लेगा ही नहीं, उसको सेक्रीफाइस कर देगा। पट्टू बंदे के साथ यही होता है। तो सेम लाइक केन्स, जस्ट लाइक केन्स थ्योरी, टोबिन थ्योरी इंप्लाई दैट डिमांड फॉर मनी एज स्टोर ऑफ वेल्थ डिपेंडिंग नेगेटिवली ऑन इंटरेस्ट रेट। यानी केन्स की तरह टोबिन ने भी बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट से मनी की डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हम मनी की डिमांड कम करेंगे, सारा पैसा बॉन्ड पे लगा देंगे।
लेकिन सारा नहीं लगाएंगे। टॉबिन ने बोला रिस्क फट्टू बंदा कुछ तो कैश रखेगा ही अपने पास, सारा नहीं लगाएगा। बस बात तो सेम बोली है लेकिन टोटल वैसी नहीं बोली। तो आ हो गया इसका यूनिट 1 का। मैं आसान कर देता हूं आपके लिए। एक आधा क्वेश्चन है भाई, यहां पर ये लिखा है, डैश कंसीडर डिमांड फॉर मनी इज एप्लीकेशन ऑफ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट। कहता है कौन बंदा है जो ये कंसीडर करता है कि कैपिटल एसेट की थ्योरी है मनी डिमांड। तो भाई ये कैपिटल एसेट का वर्ड हमने यूज किया था क्या? कैपिटल एसेट मिल्टन फ्रेडमैन के अंदर है ये। हाँ जी, एसेट प्राइस थ्योरी बोला था ना, बस एसेट प्राइस थ्योरी। तो कैपिटल एसेट जब भी यूज करे वर्ड तो मिल्टन फ्रेडमैन का नाम लो भैया, मिल्टन फ्रेडमैन से रिलेटेड बात हो रही है, डी वाला विल बी द राइट आंसर। ये पैसे को कैपिटल एसेट मान के चलता था। एक लास्ट क्वेश्चन कहता है नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइज इफ, मतलब नॉर्मल जो डिमांड फॉर मनी होती है वो बढ़ जाएगी कब? देखते हैं भैया, ऑप्शन दे दूं पहले आपको मैं। ओहो, ऑप्शन क्या कर दिया मैंने? पोल चालू है ना? हाँ बस चालू है। अब ये पिछले वाला पोल है या कौन सा पोल है ये? हाँ डी हो गया ना ये तो। हाँ डी वाला पहले कर लेते हैं। लवेश एप्पल अल्पोन, ठीक है। हाँ जी अगले वाले पे चलते हैं। हाँ जी कहता है मनी डिमांड कब बढ़ेगी? देखते हैं भैया, ओवरऑल पूछा है, कुछ नहीं दिया हुआ आपको, लॉजिक फॉजिक कौन सी किसकी लैंग्वेज है। तो बोलता है मनी की डिमांड, नॉमिनल मनी नॉर्मल वही होती है, मनी की डिमांड तुम कब बढ़ाओगे? डिपेंड करता है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग डिक्लाइन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। पैसा होल्ड करके जो तुम इंटरेस्ट अर्न करने वाले हो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट कम मिलने वाला है मार्केट में तो तुम अपने पास पैसा ज्यादा होल्ड करके रखोगे, ठीक है ना? तो जो भी बॉन्ड और स्टॉक पे आपको रिटर्न मिलता है, बॉन्ड का रिटर्न आरबी और स्टॉक का रिटर्न आर ई, जबरदस्ती बोल दिया, अगर वो डिक्लाइन करेगा तो तुम कैश अपने पास ज्यादा रखोगे एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सही है, ए वाली बात ठीक है, ए के साथ जाएंगे। लवेश अल्पोन मदारा। देखो मैं जानता हूं बहुत ज्यादा मुसीबतों से होकर तुमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, लेकिन एज अ ओवरऑल ब्रीफ अगर मैं आपको दूं तो अब आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। दोस्त देखो बहुत बार यहां पर रिलेशन दिए हुए हैं, कितना पैसा होल्ड करें कितना कम होल्ड करें, इसका एक थ्योरेटिकल गो थ्रू बहुत जरूरी है। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इको इतना हार्ड क्यों लग रहा है? एक्चुअली इको आसान है नहीं, लोगों ने बोला था कि जब माइक्रो माइक्रो पढ़ते हैं तो आसान लगती है, और ये इको नया ऐड हुआ है तो इको का भी अपना ही टफनेस का लेवल है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मैक्रो इकोनॉमिक्स जितनी टफ लग रही है उतने आसान क्वेश्चन पूछता है आईसीएआई। आईसीएआई बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। मैं कहता हूं अगर आपने ये क्लास देख ली, आपको समझ ही नहीं आया, 40% समझ आया है, लेकिन कुछ वर्ड तुम्हारे भेजे में थे, तो आप एमसीक्यू जेन्युइनली ठीक करके आओगे। लेट मी रिपीट द थ्योरीज, ठीक है भाई साहब? एक बार एक समरी बनाते हैं। पहली थ्योरी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इरविंग फिशर के द्वारा 1911 में दी गई। ये कहते थे कि बंदा पैसों की डिमांड करता है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। इन्होंने इक्वेशन दी एमवी इज इक्वल टू पीटी, फिर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दी एम डैश और वी डैश भी इसमें ऐड कर दिया, तो एम वी इज इक्वल टू एम डैश प्लस वी डैश इज इक्वल टू पीटी, राइट। फिर इसके बाद दूसरी थ्योरी आई जिसे बोलते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच में बोलते हैं कि लोग दो रीजन की वजह से पैसा होल्ड करते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन, जिसमें ट्रांजैक्शन को स्प्लिट अप किया हुआ है, दो सेल और परचेज अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं, स्प्लिट अप ट्रांजैक्शन बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। दूसरा सेफ्टी के लिए पैसा होल्ड करते हैं, सेफ्टी को यहां पर हेज बोला है, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। फिर कीन्स की बात आई तो कीन्स ने बोला हम पैसा तीन चीजों की वजह से होल्ड करते हैं, एक ट्रांजैक्शन, दूसरा प्रिकॉशन और तीसरा
स्पेकुलेशन। अब यहां ध्यान रखना दोस्त, यहां पर इक्वेशन आई थी, इक्वेशन यूज करूंगा मैं। कैम्ब्रिज वाले ने इक्वेशन दी थी कि मनी डिमांड इज इक्वल टू के पी वाई, पी इंटू वाई नेशनल इनकम है। यहां पर नेशनल इनकम का एक फ्रैक्शन है जिसे कैम्ब्रिज के बोलते हैं, उतनी मनी डिमांड होती है। कीन्स की ट्रांजैक्शन अप्रोच में एक इक्वेशन गिवन है एलआर, एलआर का मतलब मनी डिमांड ही है, एल का मतलब लिक्विडिटी है। यह बोलता है के इंटू वाई, यहां पर वाई का मतलब नेशनल इनकम है, जो ये पी वाई है वही वाई है भाई। इनके सिंबल अलग अलग थे, बंदे अलग अलग हैं। प्रिकॉशन में कोई इक्वेशन नहीं है। स्पेकुलेशन में आपको इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखना है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बस बॉन्ड प्राइस गिरता है, इस बात को ध्यान रख लेना। क्वेश्चन बेसिकली यहीं से आना है, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, लिक्विडिटी ट्रैप, कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तो यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। इतना ही फैक्ट ध्यान रख लेना, क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है। अगली थ्योरी आई इन्वेंट्री अप्रोच। इन्वेंट्री अप्रोच बॉमुल और टॉबिन दोनों ने मिलकर दी। दोनों बोलते हैं इंसान एक कॉम्बिनेशन होल्ड करके रखता है पैसों का, यानी अपनी वेल्थ को दो पार्ट में डिवाइड करके रखता है। कुछ पैसा अपने पास कैश रखेगा, कुछ पैसा बॉन्ड में लगाकर रखेगा। एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन रखेगा। यहां पर एक स्क्वायर रूट फॉर्मूला है जो बस एक बार लिखना है। लेकिन इसके बाद मैं लास्ट वाली थ्योरी की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ बॉमुल ने दिया, सॉरी अकेले टॉबुल ने दिया बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। इसने बोला ठीक है कॉम्बिनेशन तो रखता है, लेकिन बंदे पे डिपेंड करता है। अगर वो फट्टू हुआ, रिस्क अवर्सिव हुआ, तो भैया इंटरेस्ट उसको कितना भी ज्यादा मिल जाए वो तब भी थोड़ा सा पैसा कैश जरूर रखेगा। इस बात पे फोकस करता है। बीच में 5वें नंबर की थ्योरी थी जो मैं 6ठे नंबर पे बता रहा हूं, मिल्टन फ्रेडमैन की रीस्टेटमेंट। फ्रेडमैन ने सिर्फ कीन्स के इस वाले मोटिव को रीस्टेट किया। इसने बोला कि इंसान 4 मोटिव की वजह से अपने पास पैसा रखता है। एक टोटल वेल्थ, एक प्राइस, एक पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट, और एक चौथे नंबर का तुम खुद ध्यान करो, पता तो लगे। चौथे नंबर का मतलब जो मैंने तीसरे नंबर पे लिखा था, याद भी दिला देता हूं यार, दिखाने से थोड़ा वो बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। इस पूरे चैप्टर में आप एक बात ध्यान रखोगे कि जब जब लिखा आएगा एक वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आसान होगा अब तुम्हारे लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट जो हम अर्न कर सकते थे। क्या होता है? इंटरेस्ट दैट कुड बी अर्नड बाय इन्वेस्टिंग मनी। मनी को होल्ड नहीं करते, इन्वेस्ट कर लेते। मनी को इन्वेस्ट करने से जो भी हम अर्न कर सकते थे उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, ठीक है। इन्वेस्टिंग मनी, इंटरेस्ट बोल दो या रिटर्न बोल दो, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? बात भेजे के अंदर घुसनी चाहिए नवरीत सिंह। तो कई बार क्या होता है, स्टफ बहुत सारा गिवन होता है, आपने बहुत कम करना होता है। एक बार पूरा ओवरव्यू ले लो, फिर उस हिसाब से चीजों को मैनेज करो, राइट। एक बार मैं आपको बताऊं, आपके डाउट्स भी सर रिवीजन का शेड्यूल बनाकर देना। ऋषभ भाई मैंने जो प्लान किया आपके लिए बताता हूं, रिवीजन प्लान कर लिया है। अगर आप सब खुश हो, देखो जी, हर सैटरडे को, अगले सैटरडे से बोल रहा हूं, हर सैटरडे को शाम को 5:30 बजे आपको PYQ, MTP और RTP के और अलग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। इस वाले सैटरडे से नहीं, अगले सैटरडे से चैप्टर वाइज कराऊंगा। जैसे कि पहली वीडियो में मैं कराऊंगा चैप्टर 1 और 5, दूसरी में 2 और 3, तीसरी में सिर्फ चैप्टर 4, ऐसे कर करके कुछ डिवीजन बनाऊंगा।
आपको कराऊंगा, ठीक है, मैंने प्लान कर लिया है, ठीक है। रिवीजन इज प्लान्ड, रिवीजन विल बी डन थ्रू एमसीक्यूज ओनली। कहीं पर चार्ट की जरूरत पड़ेगी, चार्ट बना दूंगा। चार्ट का मतलब होता है समरी चार्ट। समरी चार्ट बनाकर चीजें आसान रहती हैं, समरी चार्ट बना के आपको आसान बना दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम काम को करने वाले हैं, ये सब प्लान कर रखा है, क्योंकि तुम्हारी यार देखो, तुम्हारे पास एक दिन में लिमिटेड टाइम होता है। तुम क्या है ना, अब रात को तुम पढ़ रहे हो लॉ 9 से 11 कुणाल सर के साथ, फिर अब मैं तुम्हारी मान लो ये क्लास होगी, फिर लॉ की क्लास होगी, मैं भी एक रिवीजन ले लूं, तो तुम्हारा ही नुकसान है ना, तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। तो जब मेरे को लगता है कि कुछ टाइम में सबसे पहले जो जल्दी कोर्स आपका खत्म होगा वो लॉ का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का खत्म होगा। इको और अकाउंट्स बहुत लंबा चलने वाले हैं चीजें, है ना। तो ऐसा तो कुछ मैनेज करना होगा, उसी हिसाब से प्लान करेंगे, टेंशन मत लो। पेपर जो सितंबर अटेम्प्ट है, इसमें बच्चों को सबसे कम टाइम मिल पाया है, तो पेपर भी उसी लेवल का बनेगा, ठीक है जी। जिस लेवल के क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं, ये बिल्कुल ही धुआं क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्रो के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इस लेवल से थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इतना भी ट्रस्ट मानना आप, ठीक है ना भाई। तो बस तुम्हारा चाहिए मुझे प्यार, मैं सारे प्लान्स बनाकर हर एक प्लान को अंजाम दूंगा, तुम्हारा प्यार मुझे चाहिए होता है। और मैंने नोट कर लिया है, देखता हूं कोई किस किस बच्चे ने प्यार बरसाया है मेरे ऊपर, तो मेरे को बहुत पसंद आते हैं, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। और थोड़ी तबीयत खराब है, प्लीज इस बात का भी थोड़ा समझना। हाँ, अगली क्लास में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं।